अध्याय 1682। जियांग मैट हान ने अचानक ऊपर देखा। इतना आश्चर्यचकित मत होइए। लैंगवी सोफे पर बैठ गया और मुस्कुराया। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? जियांग मैट हान ने अपनी आंखें घुमाईं और कुछ नहीं कहा। लैंगवी उसके चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ी। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक एक भयावह आभा दिखाई दी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा दिल है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? जियांग मैट हान, तुम वास्तव में एक बेकार व्यक्ति हो। प्यार, यह तथ्य कि मैं तुम्हें मरना चाहता हूं, कभी नहीं बदला है। जियांग मैट हान ने घृणा व्यक्त की और कहा, लैंगवी, क्या मेरे मन में कभी तुम्हारे लिए भावनाएं थीं? लैंगवी ने अपने हाथ भींच लिए, खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकी। उसकी क्रोधित अभिव्यक्ति तुरंत एक छिपी हुई मुस्कान में बदल गई। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, तो यह ठीक है। तुम्हारा जीवन अब मेरे हाथों में है। वह खड़ी हुई और जियांग मैट हान के पैरों पर बैठ गई। आप मुझसे नफरत करते हैं और चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अभी भी अच्छी तरह से जीने पर जोर देती हूँ। जितना अधिक आप मुझसे नफरत करते हैं, मैं अब आपके उतना ही करीब हूँ। जियांग मैट हान, जानता हूँ, मैं तुमसे इतने सालों से प्यार करता हूँ। अभी मैं खुश महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि लैंगवी ने अपने होठों को अपने होठों के करीब लाया। मैं तुम्हें किसी भी समय पा सकता हूँ। जियांग मैट हान का चेहरा पीला पड़ गया। क्या आप में अभी भी गरिमा बची है? हे। लैंगवी सीधा हंसा, इतना हंसा कि उसके पेट में दर्द हो गया। चेहरा, उसका चुलबुला रूप। मैं भी गरिमा चाहता हूँ। तुम्हारे होने से मेरी सारी गरिमा खत्म हो जाती है। अब आजादी के बदले खुद को बेच दो। जियांग मैट हान, मुझे ऐसा क्यों बनना पड़ा? उसने मन ही मन सोचा। यह तुम ही हो। तुमने ही मुझे आज ऐसा बनाया है। अगर तुमने मुझे पहले ही सिखाया होता, तो मैं ऐसी न होती। सड़क से गुजरते चूहे की तरह, छुपे हुए राक्षस की तरह जीवन जीना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि दिन गुजारने के लिए मुझे जेल में क्या करना होगा? जियांग मैट हान की ठंडी अभिव्यक्ति ने उसके प्रति उसकी नापसंदगी को नहीं छिपाया, क्योंकि वह उसके द्वारा नियंत्रित था। इतने दिनों के बाद जीना मरने जितना अच्छा नहीं है। ये वे पाप हैं जिनकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। फिर से शुरू करते हुए, मैं अब भी तुम्हें नहीं बचा सकता। हृदय विदारक क्या है? मूल रूप से अभी आप जिस व्यक्ति से सबसे अधिक प्यार करते हैं, वही वह व्यक्ति है जो चाहता है कि आप सबसे अधिक मरें। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? लैंगवी का मुंह कांप उठा। हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जियांग मैट हान का चेहरा शांत हो गया। अभी अभी आया गुस्सा भी शांत हो गया। उसकी वजह से गुस्सा होना उचित नहीं है। वह योग्य नहीं है। अगर मैं कर सकता, तो मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। लैंगवी की आंखें लाल हो गई। टोंग नगोन हाय के कारण आपको उसे याद दिलाने का कोई अधिकार नहीं है। जियांग मैट हान हंसे। हाँ, लैंगवी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम मेरे हाथों में पड़ गए हो। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं और अन्य चीजें करूं जो तुम्हें अधिक पसंद है। क्या तुम्हारे पास जीने के लिए पर्याप्त है? खाओ मिन्ह डायम कमरे में छिप गई। भले ही वह एक बुरी इंसान बन गई थी, फिर भी वह खुद को प्रकट नहीं करना चाहती थी। योजना का खुलासा लैंगवी ने किया था, लेकिन वह अभी भी अपने खुद के व्यवसाय के बारे में बात करती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी दादी के बारे में पूरी तरह से भूल गई हो। वह बाहर भागी। शेयर ट्रांसफर करें, उसे हस्ताक्षर करने दें। लैंगवी गुस्से में था और चिल्लाया, चुप रहो। खाओ मिन्ह डायम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर चिल्लाया, तुम चुप रहो, मैं नहीं। क्या तुम्हारे पास जियांग मैट हान के सामने खड़े होने का मौका है? लैंगवी को लंबे समय तक उत्पीड़ित किया गया था और खाओ मिन्ह डायम के इस तरह चिल्लाने और उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़ने से पूरी तरह से नियंत्रित किया गया था।
ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं शक्ति खो रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ सहयोग करूँगा। आप इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि आप में किस प्रकार के गुण हैं? एक तीसरा व्यक्ति जो दूसरे लोगों के परिवारों को नष्ट कर देता है, वह अभी भी मेरे सामने खड़े होने और अपना अधिकार दिखाने का साहस करता है। खाओ मिन्ह डायम ने उसके चेहरे के उस हिस्से को ढक दिया जिसे पीटा गया था। आंखें फैल गईं। मिस, वह सचमुच इस पर विश्वास नहीं कर सकी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। खाओ मिन्ह डायम बिल्कुल भी कोमल नहीं थी। उसने एक हाथ से अपने बाल पकड़ रखे थे। मत सुनो, मुझे किसी ने धमकाया था। जाहिर तौर पर उन दोनों ने सहयोग किया, लेकिन वे एक शब्द को लेकर झगड़ पड़े। अध्याय 1683। दो महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए, एक दूसरे को कोसने के लिए अपना मुंह खोला और अचानक मुख्य काम भूल गई जो उन्हें करना था। जियांग मैट हान ने अपनी आंखों के सामने हो रही हर चीज को उदासीनता से देखा। आधे घंटे के बाद वे दोनों लड़ते लड़ते थक गए थे। दोनों अपने चेहरे पर घावों के साथ एक दूसरे की ओर देख रहे थे। हम यहाँ किस लिए आए हैं? खाओ मिन्ह डायम ने अपना चेहरा पोंछा। लैंगवी ने एक शब्द भी नहीं कहा। लड़ाई के बाद यह बहुत शांत था। इस बिंदु पर भले ही खाओ मिन्ह दीम बचना चाहता था, वह बच नहीं सका। उसने खुद ऐसा करने का फैसला किया। पहले से तैयार किए गए शेयर समझौते के कागजात निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। जियांग मैट हान, उत्पाद जियांग परिवार का व्यवसाय अकेले आपका नहीं है। यह काफी है कि आपने इस पर इतने लंबे समय तक एकाधिकार रखा है। अब आप अपने नाम पर हस्ताक्षर करें और कंपनी को हु खिएम को सौंप दें। मैं आपको सामान्य रूप से बाहर जाने दूंगा, अन्यथा वह मेरा है। तुम्हें इसे संभालने का कोई अधिकार नहीं है। लैंगवी आए। खाओ मिन्ह डायम ने अपना सिर उठाया। लैंगवी, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैंने पुलिस को बुलाया ताकि पुलिस आकर तुम्हें गिरफ्तार कर सके? मुझे धमकी? लैंगवी ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। उसका चेहरा उग्र था। नहीं, मुझे शेयर चाहिए। आपको उस व्यक्ति की जरूरत है। जब मुझे शेयर मिलेंगे तो वह व्यक्ति आपका होगा। इस बार खाओ मिन्ह दीम ने उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, जो कि बूढ़ा था। उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था और उसे अभी स्थिति से बहुत नुकसान हुआ था। यह जानते हुए कि वह वापस नहीं लड़ सकता, भले ही उसे उसके बात करने का तरीका पसंद न हो, वह अब उस पर हमला नहीं करेगा। पुलिस को रिपोर्ट करने से पहले शेयर ट्रांसफर समझौता मिलने तक प्रतीक्षा करें। अभी भी देर नहीं हुई है। अभी वह मरते हुए आदमी से बहस करने की जहमत नहीं उठाती। वह ठीक है। लैंगवी बैठ गया। खाओ मिन्ह डायम ने हंसते हुए अपने दिल में सोचा, अभी भी उसे सिखाने से पहले वह जो वह चाहती है उसे पाने में देर नहीं हुई है। खाओ मिन्ह डायम ने अधीरता से कहा, अपने नाम पर हस्ताक्षर करें। जियांग मैट हान की अभिव्यक्ति शुरू से अंत तक एक जैसी थी। उस ठंडक में थोड़ा अंधेरा था। खाओ मिन्ह दीम की बातों में हस्तक्षेप न करें। वह यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी। जियांग मैट हान, अपनी वर्तमान स्थिति को ध्यान से देखो। मैं किसी भी समय तुम्हारी जान ले सकती हूँ। आप मर चुके हैं। आपकी सारी संपत्ति मेरे हाथ में है। आपका कोई रिश्तेदार नहीं बचा है। आपके पिता, मैं और आपके छोटे भाई को भी विरासत का अधिकार है। लैंगवी ने इधर देखा, मानो कह रही हो, वह उसके जीवन या मृत्यु का निर्णय नहीं कर सकती। जियांग मैट हान ने कुछ नहीं किया, बस लैंगवी को देखा, यह स्पष्ट रूप से जानते हुए कि उन दोनों को अपने लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए। एक बार जब उनके हितों को नुकसान होगा, तो कोई भी दूसरे के आगे नहीं झुकेगा। उसने जानबूझकर कहा, तो मुझे मार डालो। खाओ मिन्ह डायम चौंक कर खड़ा हो गया। लैंगवी भी उठ खड़ा हुआ। इसे छूने की कोशिश करो। खाओ मिन्ह डायम ने जोर देकर कहा, हम एक पक्ष हैं, लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा था, आप पैसे ले लो।
मैं उस व्यक्ति को ले लेता हूँ। तो आप मेरे व्यक्ति को क्यों छूना चाहते हैं? लैंगवी ने एक कदम भी हार नहीं मानी। खाओ मिन्ह डायम ने अपने दिल में गुस्से को नियंत्रित किया और उसे धमकी नहीं दी कि उसे गियांग मैट हान से अपने नाम पर हस्ताक्षर करवाने के लिए क्या करना चाहिए। लैंगवी की आंखें इधर उधर देखते हुए बुरी तरह सोचने लगीं। क्या आप जानते हैं कि गियांग मैट हान इस समय सबसे ज्यादा किससे डरता है? खाओ मिन्ह दीम ने पूछा। यह क्या है? लैंगवी मुस्कुराया। कोई है जो उसकी जान लेने की तुलना में फिर भी उसे समर्पण करने पर मजबूर कर सकता है। कौन? जोंग नगोन हाय। क्या वह पहले ही मर नहीं चुकी है? अभी मरा नहीं। यह वह व्यक्ति है जिसका नाम लैम ह्यू तिन है। लेकिन वह औरत किस काम की? अगर मैं मर जाऊंगा तो उसे जरूर अपने साथ ले जाऊंगा। लैंगवी ने गियांग मैट हान की ओर देखा। मैं उसके साथ एक ही बिस्तर पर नहीं रह सकता। फिर जब मैं मरूंगा तो मुझे उसके साथ मरना होगा। जहां तक टोंग नगोन हाय का सवाल है, वह अभी हस्ताक्षर नहीं करना चाहता। उसके आने तक इंतजार करे मर जाता है। आप उस महिला को शिक्षित करने के लिए किसी को ढूंढने में बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं। अध्याय 1684। लैंगवी की अपनी योजनाएं हैं। जो चीजें वह नहीं कर सकती, वह दूसरों से अपने लिए उन्हें करवाने की साजिश रच रही है। बात सिर्फ इतनी है कि समझाने की शक्ति पर्याप्त नहीं है। संदेहपूर्ण रवैये के साथ खाओ मिन्ह डायम ने चुपके से गियांग मैट हान पर नजर डाली। गियांग मैट हान को अभी भी ठंड लग रही है, लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके हाथों में नीली नसें हैं। लैंगवी ने आगे कहा, टोंग नगोन हाय अब वह व्यक्ति है जिसकी जियांग मैट हान सबसे अधिक परवाह करता है, और वह जियांग मैट हान की पूर्व पत्नी भी है। लैंगवी, गियांग मैट हान का चेहरा काला पड़ गया, बेहद डरावना, जैसे साफ नीले आकाश में अचानक काले बादल आ गए हों। लैंगवी को डर नहीं था। वह उसके पास चली गई। जियांग मैट हान, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मेरे पास सिटी बी छोड़ने का कोई मौका नहीं है। देर सबेर मुझे खोज लिया जाएगा। मैं देर सबेर मर जाऊंगी। हस्ताक्षर करे प्राचीन समझौता। बस उसे चले जाने दो। चलो खुशी खुशी हम दोनों की दुनिया में चले जाए। उसने जानबूझकर अंतिम दो शब्द लंबे बोले, जो बेहद गहरे प्रतीत हो रहे थे। खाओ मिन्ह डायम को भी असहज महसूस हुआ, यह देखकर कि वह उसकी मदद कर रही थी। वह इसे दिखा नहीं सका। जियांग मैट हान, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि वह टोंग नगोन हाय को चोट पहुंचाए? लैंग हाय ने एक बार फिर टोंग नगोन हाय का उल्लेख किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह चाहता था कि खाओ मिन्ह दीम को पता चले कि जियांग मैट हान का कमजोर बिंदु कहाँ है। खाओ मिन्ह डायम ने तुरंत कहा, गियांग मैट हान, बेहतर होगा कि आप समय बर्बाद न करें। अब आप आज्ञाकारी रूप से अपने नाम पर हस्ताक्षर करें। मैं आपके लिए चीजों को कठिन नहीं बनाऊंगा। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो एक बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऐसा करने का इरादा रखूंगा। उसे नुकसान पहुंचाओ। उसने एक पेन लिया और उसके हाथ में दिया। अपने नाम पर हस्ताक्षर करें। खाओ मिन्ह डायम ने हस्ताक्षर करने के लिए हस्तांतरण समझौते को अपने हाथ में रखा। गियांग मैट हान ने अपनी कलम नहीं हिलाई। खाओ मिन्ह डायम चिंतित था। जल्दी करो, मुझे मजबूर मत करो। अगर मैं दस्तखत भी कर दूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि इसका कोई फायदा होगा? जियांग मैट हान ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप इस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो इससे मुझे मदद मिलेगी। मुझे आपसे निपटने के लिए पिछले तरीकों का उपयोग करने के लिए मजबूर न करें। खाओ मिन्ह डायम ने अभूतपूर्व क्रूर अभिव्यक्ति का प्रयोग किया। उसने मेज पर रखा पानी उठाया और उसके सामने बोली, यह सिर्फ उबला हुआ पानी है। आप जानते हैं कि अगर यह आप पर डाला जाए तो कैसा लगेगा। वह बहुत शांत और ठंडी दिख रही थी। क्या आपको वह समय याद है जब कुछ समय पहले जब आप घर आए थे तो मैंने गलती से आप पर गर्म सूप गिरा दिया था?
वह हंसी, मैंने यह जानबूझकर किया। मेरे परिवार में 3 लोग हैं, तो मुझे आपकी देखभाल क्यों करनी चाहिए? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अचानक एक तेज आवाज आई। बैंग बैंग, दरवाजा अचानक जोर से खोला गया। नामथान और ग्यांग हू खिएम दौड़कर अंदर आए। नामथान को ग्यांग मैट हान का फोन आया, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं सुनी। उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह ग्यांग के घर गया। उसने घर पर ग्यांग मैट हान को नहीं देखा, केवल ग्यांग हू खीम ही उठा। वे निगरानी कैमरों के साथ क्षेत्र से चले गए। निगरानी कैमरों के माध्यम से उन्हें पता चला कि वे किस कार में थे। सुराग के आधार पर दोनों लोग रास्ते में खोजते रहे और यहाँ आए। लैंगवी, नामथान गुस्से से चिल्लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सामने आने की हिम्मत करेगा। घबराहट में लैंगवी ने मेज पर रखा फल चाकू उठाया और खाओ मिन्ह डायम और ग्यांग मैट हान के चारों ओर देखा, यह सोचते हुए कि कौन अधिक मजबूत होगा। एक पल की झिझक के बाद उसने चाकू ग्यांग मैट हान की गर्दन पर रख दिया। जियांग मैट हान को बांध दिया गया था और वह हिल नहीं सकती थी, जिससे उसे नियंत्रित करना आसान हो गया था। इसके अलावा अगर वह वास्तव में पकड़ी गई थी तो वह मरना पसंद करेगी। निश्चित रूप से वह समर्थन के रूप में जियांग मैट हान का उपयोग करेगी। ग्यांग हू खिएम का चेहरा इस कमरे में मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा बदसूरत था। उसने उदास होकर खाओ मिन्ह डायम की ओर देखा। माँ, मुझे बताओ, मैं उसके साथ अपने संदेह दूर करना चाहता हूँ। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे वापस आमंत्रित कर सकूं। परिवार, क्या सभी माताएं अपने बच्चों को बरगला रही हैं? खू मिन्ह डायम ने उसे खींच लिया। तुम्हें स्पष्ट रूप से देखना होगा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हम रिश्तेदार हैं। अभी अच्छा मौका है, जल्दी जल्दी उसे हस्ताक्षर करने दो, फिर कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। ग्यांग हू खिएम ने उसे दूर धकेल दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए सब कुछ करता हूँ। खाओ मिन्ह दीम की इच्छा थी कि वह लोहे को स्टील में न बदल सके। क्या तुम मूर्ख हो? अध्याय 1685। माँ, क्या आप जानती हैं कि मुझे क्या चाहिए? ग्यांग हू खिएम की आंखें इतनी गुस्से में थीं कि वह लाल हो गई। खाओ मिन्ह डायम ने परवाह नहीं की और उसे खींचना जारी रखा। यह एक दुर्लभ अवसर है। नामथान अकेले हैं, हम आपको जोड़ते हैं, और 3 लोग हैं, हमें फायदा है। आप नामथान को रोकें। मैं ग्यांग मैट हान से शेयर ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर करवाऊंगा। मैं नहीं चाहता, ग्यांग हू खीम चिल्लाया। क्या तुम एक बेवकूफ हो? खाओ मिन्ह डायम कांप उठा। ग्यांग हू खिएम, यदि तुम यह अवसर चूक गए तो कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। क्या आप जीवन भर कुछ नहीं करना चाहते? अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी मैं तुम्हारे भाई को नहीं लूंगा। उसने खाओ मिन्ह डायम को दूर धकेल दिया और लैंगवी की ओर इशारा किया। मेरे भाई को जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लैंगवी ने शांति से खाओ मिन्ह डायम की ओर देखा। क्या आपका बेटा दुश्मनों और दोस्तों के बीच अंतर नहीं कर सकता? खाओ मिन्ह डायम अपने बेटे को खींचने गई, लेकिन ग्यांग हू खिएम ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह मरने तक चिंतित थी। जब वे बहस कर रहे थे तो नामथान ने ग्यांग मैट हान को आंख मारने के अलावा कुछ नहीं किया। जियांग मैट हान एक पल के लिए जाग गया। उसका शरीर सामान्य हो गया और वह चुपके से अपना हाथ रस्सी से मुक्त करना चाहता था। लैंगवी, यदि आप अभी रुकते हैं तो आपके साथ हल्के ढंग से निपटा जा सकता है। उसने लैंगवी का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर उससे बात की। धीरे से संभालो। नामथान, क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? लैंगवी मुस्कुराया। मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। चिंता मत करो। खाओ मिन्ह डायम तेजी से कमरे के चारों ओर चला गया।
शेयर समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। वह कुछ भी नहीं कर सका लेकिन आगे बढ़ गया। लैंगवी, उसे हस्ताक्षर करने दो, भाड़ में जाओ। वह दहाड़ने लगी। मामला खुल चुका था। पूर्ण वापसी पहले से ही असंभव थी। वह अपने दिल में बहुत स्पष्ट थी। जितना अधिक वह अपने रुख को समझती थी, उतना ही अधिक वह उसे परेशान करने के लिए दूसरों से नफरत करती थी। उसका जीवन जीना कठिन है, इसलिए दूसरों की चिंता करने का समय नहीं है। खाओ मिन्ह डायम का चेहरा लाल हो गया। मत भूलो, तुम ऐसे कैसे बन गए जैसे अब हो। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को रिपोर्ट करो। कृपया उपस्थित हों। लैंगवी बिल्कुल भी नहीं डरा। जब उसने बदला लेने के लिए वापस आने का फैसला किया, तो उसने सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी की। तुम खाओ मिन्ह डायम परेशान था। मत भूलो, यह सब तुमने ही योजना बनाई थी। आप भाग क्यों नहीं लेते? क्या चीजों को इस बिंदु तक आने में बहुत देर हो चुकी है? खाओ मिन्ह दीम 8230 अवाक। नाम थान, मुझे एक बार छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूँ कि जियांग मैटहान सुरक्षित और स्वस्थ है। लैंगवी अभी भी आखिरी बार संघर्ष कर रहा था। नाम थान हंसे। मुझे डर है कि मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। उसकी आवाज का अनुसरण करते हुए जियांग मैटहान के हाथ ने रस्सी को फाड़ दिया। लैंगवी की बातचीत का फायदा उठाते हुए उसकी कलाई बंद हो गई। उसी समय नाम थान ने आगे बढ़कर उसकी बाह पकड़ ली। जियांग मैटहान ने उसके हाथ में फल तोड़ने वाला चाकू पकड़ लिया। हम नाम थान की बाह से लैंगवी को जमीन पर धकेल दिया गया। जियांग मैटहान ने उसके शरीर की रस्सी काट दी। मुझे जाने दो, लैंगवी ने संघर्ष किया। जियांग मैटहान नीचे झुके, चाकू लैंगवी के चेहरे पर रखा। खून पहले से ही बह रहा था। लैंगवी, तुम्हारी मृत्यु का दिन आ गया है। लैंगवी मुस्कुराया। तो क्या? मैंने जोंग यानशी और अपने बच्चों को भी खो दिया। जियांग मैटहान की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। तुम्हें पता है? नाम थान स्तब्ध था। बच्चा? क्या बच्चा? लैंगवी, तुमने क्या किया है? नाम थान ने उसके सिर को जोर से दबाया। लैंगवी जोर से हंसा और जियांग मैटहान की ओर देखा। इससे पहले कि आपने तलाक का उल्लेख किया, मुझे पहले से ही पता था कि वह ठीक नहीं थी। मैं उसके साथ अस्पताल गया, यह जानते हुए कि वह एक बच्चे से गर्भवती थी। आप में से तो यह है उन कारणों में से एक जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि वह मर जाए। मुझे डर है कि आप बच्चे के कारण अपना दिल नरम कर लेंगे और उसके साथ रहेंगे, इसलिए मुझे उसे मरने देना चाहिए। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई नुकसान नहीं होगा। अपने बच्चे को मेरे साथ मरना। अध्याय 1686। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। जियांग मैटहान के हाथ में मौजूद चाकू ने उसके चेहरे पर वार कर दिया। खाओ मिन्ह डायम ने लैंगवी को देखा, जो खून से लथपथ था और डर के मारे जमीन पर बैठा था। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार डालो। लैंग सेवन ने अपने दांत पीस लिए। बेशक मैं तुम्हें मरने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। जियांग मैटहान ने चाकू उसके चेहरे के दूसरी तरफ रख दिया। अगर यह इस चेहरे पर आधारित है, तो मैंने इसे बर्बाद कर दिया है। आइए देखें कि आपके पास और क्या बचा है। नाम थान ने जियांग मैटहान को ध्यान से देखा। यह पता चला कि वह चाहता था कि बच्चे के कारण लैंगवी मर जाए। जोंग यानशी अपने बच्चे से गर्भवती थी। जब उसका ध्यान भटक रहा था, लैंगवी ने अचानक उसकी बाह काट ली। वह खड़ी हो गई और खिड़की की ओर दौड़ पड़ी। मैं तुम्हें फिर कभी मुझे बंद करने का मौका नहीं दूंगी। वह फिर कभी जेल नहीं जाएगी, कभी खुद को नहीं छिपाएगी, कभी दोबारा कष्ट नहीं सहेगी। उसने जियांग मैटहान की ओर देखा। भले ही यह एक भूत हो, मैं फिर भी तुम्हें परेशान करूंगी, जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बेचैन हो जाएगा।
अपनी बात खत्म करके वह खिड़की से नीचे कूद गई। जब नामथान उसे पकड़ने की कोशिश करने के लिए दौड़ा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह 18वीं मंजिल है। नीचे देखने पर मुझे केवल एक लहूलुहान लाश दिखाई देती है। अगर मैं इस ऊंचाई पर कूदूंगा तो निश्चित रूप से मर जाऊंगा। नामथान ने पानी का एक घूंट लिया। गियांग मैट हान की ओर देखा। वह व्यक्ति मर गया है। मैं पुलिस को सूचित करूंगा। गियांग मैट हान ने अपने हाथ में चाकू फेंका और गुनगुनाया, मैं तुम्हें पहले घर ले जाऊंगा, फिर इससे निपटने के लिए वापस आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि नामथान अपनी बात समाप्त कर पाता, गियांग मत हान ने उसे टोक दिया। उसने गियांग हुखियम की ओर देखा। आपने मुझे पीछे धकेल दिया। गियांग हुखियम ने आगे बढ़कर कहा, ठीक है, हूँ। खाओ मिन्ह दीम ने अपने बेटे की ओर देखा और बहुत डर गया। गियांग हुखियम असहाय हो गया और अंत में कहा, माँ, पुलिस को बताओ। बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने गियांग मैट हान को दूर धकेल दिया। खाओ मिन्ह दीम दंग रह गया। गियांग हुखियम, मैं तुम्हारी माँ हूँ। गियांग हुखियम ने उसे नजरअंदाज किया, धक्का दिया। गियांग मैट हान कमरे से बाहर निकला और लिफ्ट पर चढ़ गया। जब मैं बिल्डिंग से बाहर निकला तो नीचे कई लोग देख रहे थे। गियांग मैट हान ने पलटकर नहीं देखा। उसकी आंखें सीधे सामने थी। गियांग हुखियम एक नज़र में अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। लैंगवी पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था। यह भयानक लग रहा है। आप मुझे टहलने के लिए धक्का देते हैं, गियांग मैट ने कहा। गियांग हुखियम ने हाँ कहा। वे बिना कुछ कहे बस सड़क पर चले गए। गियांग हुखियम ने कई बार कोशिश की और अंत में कहा, मैं अपनी माँ की ओर से माफी मांगता हूँ। मैं उनकी ओर से भीख नहीं मांगना चाहता। मैं सिर्फ अपनी माफी व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। वापस जाऊंगा और अपनी माँ को और अधिक सलाह दूंगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तब तक यही बात कहता रहूंगा जब तक कि तुम स्नातक होकर मेरी मदद करने के लिए कंपनी में नहीं आ जाते। अतीत में, क्योंकि वह कुछ चीजों को नहीं छोड़ सका, वह कई महत्वपूर्ण चीजों से चूक गया। भविष्य में वह अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। गियांग मैट हान के शब्दों से अत्यंत प्रभावित महसूस करते हुए गियांग हुखियम ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस सहनशीलता पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। थोड़ी देर बाद अपनी भावनाओं को समायोजित करने के लिए उसने कहा, धन्यवाद। वह अपने दिल में बहुत सी बातें कहना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उन्हें कहना जानते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए केवल इन दो सरल शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। गियांग मैट हान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बिना किसी फोकस के खाली आगे की ओर देख रही थी। वे बहुत देर तक चलते रहे, रास्ते में एक शब्द भी बोले बिना। वे दोनों बहुत सी बातों के बारे में सोचते रहे। गियांग मैट हान को वापस लाने के बाद गियांग हुखियम भी घर चला गया। अध्याय 1687। खाओ मिन्ह डायम सुरक्षित और स्वस्थ है। उसे पूछताछ के लिए नहीं ले जाया गया, नहीं गिरफ्तार किया गया। उसे बहुत डर है कि गियांग मैट हान निश्चित रूप से उससे नफरत करेगा। भविष्य में उसके पास शांतिपूर्ण दिन नहीं होंगे। गियांग हुखियम को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए उसने बाहर से चावल मंगवाया और खाने से भरी मेज सजा दी। क्या आप अभी भी खाने के मूड में हैं? खाओ मिन्ह डायम को केवल इस बात का अफसोस है कि लोहे को स्टील नहीं बनाया जा सकता। अगर वह अवसर को समझ लेता है, तो वह व्यर्थ में जीत नहीं पाएगा। वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। जियांग ने कुछ न सुनने का नाटक करते हुए छोड़ दिया। जियांग तुआन को डाइनिंग टेबल के सामने धकेल दिया। खाओ मिन्ह दीम इसे और सहन नहीं कर सका और बोला, गियांग हुखियम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि कल तुम्हें ले जाया जाएगा। निःसंदेह वह स्पष्ट रूप से जानती है कि उसने क्या किया। उसे नहीं लगता कि जियांग मैट हान उसे माफ करेगा।
गियांग हुखिएम जोर से चिल्लाया, यदि आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते तो मुझे बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया होता। मुझे कल तक इंतजार नहीं करना पड़ता। खाओ मिन्ह डायम को समझ नहीं आया। आपका क्या मतलब है? मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे समझ नहीं आता। मुझ में विश्वास करने की हिम्मत नहीं है। गियांग हुखिएम ने सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा, यहाँ खाने के लिए आओ। खाओ मिन्ह दीम पास आया और बैठ गया, लेकिन उसे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने बच्चे की ओर देखा। हुखिएम, क्या तुम कुछ जानते हो? इस बार तुम्हें माँ की मदद करनी होगी। यह सब तुम्हारे ही भले के लिए है, तुम्हारे के लिए अच्छा है। ग्यांग हुखिएम हंसे, माँ, कौन सा बहाना आपके लिए अच्छा है? वास्तव में यह खुद को संतुष्ट करने के लिए है। बच्चे, तुम क्या कह रहे हो? खाओ मिन्ह डायम लगभग शांत नहीं बैठ सकता था। गियांग हुखिएम ने उसकी ओर देखा और कहा, माँ, क्या आपने कभी मुझसे पूछा है कि मुझे क्या चाहिए? खाओ मिन्ह डायम ने रुंधे गले से कहा, इस समाज में पैसे के बिना, शक्ति के बिना आपको सम्मान और सम्मान नहीं मिलेगा। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह अपने बच्चे को लाभ पहुंचाने के लिए करता हूँ। कौन जानता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, शक्ति। आह! गियांग हुखिएम ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, माँ ने मुझसे नहीं पूछा, मैंने तुम्हारे लिए खुद फैसला किया है। क्या यह वास्तव में वही है जो मैं चाहता हूँ या जो तुम चाहते हो? खाओ मिन्ह डायम अवाक रह गया और एक क्षण के बाद उसने अपना मुंह खोलकर कहा, तो आप क्या चाहते हैं? मुझे एक सौम्य सौम्य माँ चाहिए। क्या कहा आपने? खाओ मिन्ह डायम ने मेज थपथपाई और उठ खड़ा हुआ। यदि आप नहीं होते तो क्या मैं आज जैसी स्थिति में होता? आपके लिए? मेरे बच्चे की वजह से? फिर भी कह रहे हैं कि यह आपकी वजह से है। यह मेरी माँ का बहाना है। गियांग हुखिएम भी दुखी होकर खड़ा हुआ और अपनी माँ के सामने आया और कहा, मैं जो चाहता हूँ वह ये चीजें कभी नहीं थी। ये सभी चीजें मेरी माँ की इच्छाएं हैं जो मुझ पर थोपी गई है। माँ, क्या आपने कभी सोचा है, क्या मैं गलत हूँ? गियांग हुखिएम ने एक पल के लिए कहा, जब से आपने सफलतापूर्वक अपना पद हथिया लिया, अपने सौतेले बच्चे के प्रति सख्त थे और एक क्रूर सौतेली माँ बन गई। क्या आपको कभी इसका पछतावा हुआ? जब रात अंधेरी होती है तो किसी ने कभी नहीं सोचा कि आप गलत थे। नहीं, अभी तक। तुम्हें लोगों को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। खाओ मिन्ह दीम की नजरें बज गईं। अपने ही बच्चे द्वारा बताए जाने पर वह बेहद शर्मिंदा थी। वास्तव में आपके पास कोई योग्यता नहीं है। गियांग हुखिएम खाना खाने बैठ गया। खाओ मिन्ह दीम को पता चला कि उसका बेटा आज बिल्कुल ठीक नहीं था। हुखिएम, क्या उसने तुम्हें धमकी दी थी? उससे कहो कि वह मुझे जिम्मेदारी लेने दे। गियांग हुखिएम ने ठंडे स्वर में कहा, माँ, मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूँ? इन पिछले वर्षों में मैंने बहुत सारे काम किए हैं। इस बार मैंने आपका अपहरण भी कर लिया है। आप मुझ पर जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाने का आरोप लगा सकते हैं। मुझे जेल जाना होगा। मैं जेल जाने की योजना बना रहा हूँ। 1.5 साल तक वहां बैठे रहे। खाओ मिन्ह डायम फूले हुए गुब्बारे की तरह है जो एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। गियांग हुखिएम ने खाने के लिए एक प्लेट पकड़ी। खाओ मिन्ह डायम ने घूर कर देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने बिना दिल या फेफड़े के एक बच्चे को जन्म दिया हो। पिताजी खाते हैं। गियांग हुखिएम ने गियांग तुआन के लिए खाना उठाया। गियांग तुआन उसे कैसे निगल सकता था? खाओ मिन्ह दीम को डांटने वाले उसके शब्द उससे बात करने से अलग नहीं थे। खाने की मेज पर वह एकमात्र व्यक्ति था जो चॉपस्टिक हिला रहा था और खाओ मिन्ह दीम उसे खाते हुए देख रहे थे। गियांग हुखिएम, जो अब भी अपना खाना मुंह में रखे हुए है, ने कहा, आज जब मैं अपने भाई के साथ वापस आया तो उसने कहा कि वह चाहता है कि मैं विदेश में पढ़ाई करूं।
और वह मुझे इधर उधर भटकते हुए नहीं देखना चाहता था। जब हम छोटे थे, हम में से 2 लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन उसने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया। 8230 उसका गला भर आया। क्या तुम दोनों ने कभी सोचा है कि मैं इस घर में लौटने के बजाय बाहर क्यों घूमना पसंद करूंगा? मैं प्यार से भरा एक सामान्य घर चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि इसका मतलब है कि आप मुझसे प्यार करते हैं? वह व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। शुरू से अंत तक केवल एक चीज जिसे आप प्यार करते हैं, वह आप स्वयं हैं। हु खिएम, माँ तुमसे प्यार करती है। खाओ मिन्ह डायम घबरा गया और बोला, यह आप पर निर्भर है, माँ। अगर आप कहती हैं कि यह प्यार है, तो मुझे लगता है कि मैं एक खुशहाल परिवार में बड़ा हुआ हूँ। आज मुझे अपने माता पिता से कुछ कहना है, आप इसे कहें। इस समय खाओ मिन्ह डायम एक आज्ञाकारी मेमने की तरह है, जो आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। यह उसका एकमात्र बच्चा है, वह उसे खोना नहीं चाहती है। कुछ दिनों में मैं विदेश में अध्ययन करने की आपकी व्यवस्था का पालन करने की योजना बना रहा हूँ। ग्यांग हू खिएम ने अपना सिर उठाया और अपने माता पिता की ओर देखा। उन्होंने कहा कि लौटने के बाद वह मुझे काम करने के लिए कंपनी में जाने देंगे। खाओ मिन्ह डायम ने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, सचमुच? उसे सचमुच अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सही है, ग्यांग हू खिएम ने सकारात्मक उत्तर दिया। इसके अलावा वह इस बार मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। माँ इसे स्वयं संभाल लेंगी। बोलने के बाद ग्यांग हू खिएम खड़े हुए और चले गए। हू खिएम, खाओ मिन्ह डायम ने मेरे बच्चे का पीछा किया। अध्याय 1688। ग्यांग हू खिएम ने उसकी ओर देखा और कहा, माँ, ध्यान से सोचो कि भविष्य में क्या करना है। यदि भविष्य में भी तुम ऐसी ही हो, तो तुम्हें न पहचानने के लिए इस बच्चे को दोष मत दो। बोलने के बाद ग्यांग हू खिएम ने दरवाजा खोला और चला गया। लाओ ग्यांग, खाओ मिन्ह डायम ने अपने पति की ओर देखा और जियांग तुआन ने पहिया घुमाया और वापस कमरे में चली गई। इससे पहले कि उन दोनों ने अपनी चॉपस्टिक को छुआ, उनके बेटे ने कहा कि वे अब खाने के मूड में नहीं हैं। ग्यांग हू खिएम के घर छोड़ने के बाद वह यह देखने के लिए नामथान को खोजने गया कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाएगा। वह व्यक्ति भी मर चुका है, इसे संभालना पुलिस पर निर्भर है। ग्यांग हू खिएम ने गुस्से में कहा, यह महिला मरने के लायक है। नामथान ने आह भरते हुए कहा, वह सचमुच नहीं मरी, लेकिन उसके दिल में वह थोड़ी निराश थी। अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ कुछ ड्रिंक पीने आओ, नामथान ने कहा। ठीक है, मेरे पास तुम्हें ढूंढने के लिए कुछ है। तुमने मेरी तलाश की? नामथान ने आश्चर्य से कहा, जनरल ग्यांग ने पहले ही आपको अपनी माँ का मामला सुलझाने के लिए कहा है। इसके अलावा नामथान यह नहीं सोच सका कि वह उसे क्यों ढूंढ रहा था। मैं यह जानता हूँ। इसकी वजह यह नहीं है। ग्यांग हू खिएम ने नामथान की खिंचाई की। चलो बात करने के लिए जगह ढूंढते हैं। नामथान ने उसकी ओर देखा। यह अजीब है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ होगा। इसलिए पहले मुझे बताओ कि यह बुरी बात है या अच्छी बात। ग्यांग हू खिएम ने उनके साथ मजाक नहीं किया। मुख्य कहानी। नामथान ने उसकी ओर देखा और अस्थायी तौर पर उस पर विश्वास कर लिया। वह ग्यांग हू खिएम से हमेशा सावधान रहता है। आखिरकार वह खाओ मिन्ह दीम का बेटा है। कौन जानता है कि वह अपने दिल में क्या सोचता है। ग्यांग हू खिएम अपने लिए नामथान की चिंता को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने गणना नहीं की। किसने कहा कि वह खु मिन्ह दीम का बेटा था? जन्म लेने का चुनाव करना असंभव है। भाग्य ने उसके लिए ऐसी माँ की व्यवस्था की, लेकिन उसे खुद को बदलना होगा और बुरे काम नहीं कर सकते। दोनों जल्दी से एक बार में गए। ग्यांग हू खिएम इस जगह से बहुत परिचित था। वह एक ढीली जिंदगी जीना पसंद करता था, इसलिए वह कुछ लोगों को भी जानता था।
हालांकि सभी अच्छे लोग नहीं हैं, वे सभी बुरे लोग भी नहीं हैं। वे सिर्फ इंसान बने रहना पसंद करते हैं या बहुत नेक हैं। वह यहाँ का नियमित ग्राहक था, यहाँ की संरचना जानता था, इसलिए उसने काफी शांत कमरा चुना। कहो, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? नामथान बैठ गया और अपना मुंह खोला। गियांग हू खिएम ने माहौल को शांत किया और मजाक में कहा, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? या मेरे भाई की शक्तिशाली भुजा? नामथान, वह हंसा, मजाक कर रहा हूँ। ध्यान मत दो। नामथान ने अपने दिल में चुपचाप शाप दिया, क्या आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं? गियांग हू खिएम गंभीर दिखे और कहा, चलो मुख्य विषय पर बात करते हैं। यह कहना, नामथान ने अपना सिर हिलाया और सोफे के सामने झुक गया। क्या यह सच है कि हाल ही में मेरे भाई को कुछ हुआ है? उन्हें लगा कि जियांग मैटहान ने खुद को स्वीकार कर लिया है और अपना रवैया बदल लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वजह से, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह किस बारे में था। इसलिए वह नामथान से उत्तर जानता था। जनरल डायरेक्टर मैटहान। नामथान एक पल के लिए रुके। वास्तव में बहुत सी चीजें हुईं। मुझे बताओ क्या हो रहा है? गियांग हू खिएम करीब आया। नामथान ने उसे दूर धकेल दिया। कहो, इस तरह मेरे करीब मत आओ। गियांग हू खिएम। वह बैठ गया। मुझे बताओ, जोंग यानशी अभी मरा नहीं है। उसका परिवर्तन संभवतः उससे संबंधित है। वह वास्तव में इसकी भरपाई करना चाहता है। उसका पैर घायल हो गया था क्योंकि उसने उसका पीछा किया था। नामथान ने आह भरते हुए कहा, यह आप ही है जिसने उसे नुकसान पहुंचाया है। नामथान ने हमेशा सोचा था कि गियांग मतहान ऐसे ही होंगे। नेता खाओ मिन्ह डायम और गियांग तुआन होंगे। अध्याय 1689। वे ही थे जिन्होंने गियांग मैटहान के दुखी बचपन का कारण बना, जिससे वह प्यार को समझने में असमर्थ हो गया और टोंग नगोन हाय को खो दिया। गियांग हू खिएम ने खंडन नहीं किया, क्योंकि नामथान ने जो कहा वह सही था। उन्होंने भी ऐसा सोचा और इसे स्वीकार किया। अतीत में जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। इस बार मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। गियांग हू खिएम ने मन बना लिया। क्या आप जानते हैं कि वह अब कहाँ है? आप क्या करना चाहते हैं? नामथान को अभी भी उस पर बहुत भरोसा नहीं है। बस उसे डर है कि वह गियांग मैटहान के लिए नुकसान पहुंचाएगा। गियांग हू खिएम ने नामथान की प्रतिक्रिया को समझा और समझाया, उसने मेरी माँ के अपराधों का पीछा नहीं किया। मैं अपने दिल में बहुत आभारी हूँ। हमने हमेशा उससे माफी मांगी है। अब मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसका पैर अभी भी है, वह ठीक हो गया है। चलने में असुविधा हो रही है। मैं उसके लिए अपनी भाभी ढूंढने जाना चाहता हूँ। नामथान ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा, बस बहुत देर तक चुपचाप देखता रहा। गियांग हू खिएम छुपे नहीं, सीधे उनकी आंखों के सामने आए और कहा, मैं ईमानदार हूँ। नामथान ने एक पल के लिए सोचा, यह ठीक है, मैं देश में घूम नहीं सकता। यह अच्छा होगा कि कोई मेरी ओर से मेरी तलाश करे। गियांग हू खिएम मुस्कुराया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस विधि का उपयोग करता हूँ। मैं निश्चित रूप से अपने भाई की भाभी को ढूंढ लूंगा। नामथान ने आह भरते हुए कहा, मुझे आशा है कि यह संभव है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पहले मेरी भाभी मेरे भाई को बहुत पसंद करती थी। गियांग हू खिएम। नामथान ने उसे रोका। सबसे पहले महाप्रबंधक मैटहान ने तलाक का प्रस्ताव रखा। लैंग हाय ने उसे लगभग मार ही डाला था और एक बच्चा भी खो दिया। क्या आपको लगता है कि उसके पास क्या आप माफ कर सकते हैं? जियांग हू खिएम ने घूर कर देखा और फिर चुप हो गया। वह सदमे में था क्योंकि टोंग नगोन हाय ने अपना बच्चा खो दिया था, जो गियांग मैटहान का भी बच्चा था। दरअसल वह जानता था कि गियांग मैटहान परिवार की गर्मजोशी के लिए तरस रहा था। तो क्या आप बदल गए क्योंकि आपने बहुत सारी कीमती चीजें खो दी?
और अब आप इसकी भरपाई करना चाहते हैं। इसीलिए वह अपनी माँ के प्रति सहनशील था, घृणा के कारण अपूरणीय गलतियां करते रहना नहीं चाहता था। मैं अपनी भाभी को जरूर ढूंढूंगा, गियांग हू खिएम ने दृढ़ता से कहा। नामथान ने गहरी सांस ली। मुझे आशा है कि आप यह कर सकते हैं। उसे सचमुच इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्षमा, ये दो शब्द कहने में सरल हैं, लेकिन जब वास्तव में किया जाता है तो इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। मैं थाईलैंड में चियांग माई में हूँ। कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। बोलने के बाद नामथान खड़े हुए। मुझे अभी भी कुछ करना है, मैं पहले जाऊंगा। उसने बोलना समाप्त किया और चला गया। गियांग हू खिएम ने उसकी ओर देखा। धन्यवाद। मेरे भाई को इस बारे में मत बताना, मैं उसे आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ। नामथान ने पीछे मुड़कर उसकी ओर नहीं हिलाया। मुझे पता है। नामथान बार से निकला और सीधे विला चला गया। विला के अंदर जाओ और घर की सफाई के लिए एक नौकरानी ढूंढो। अब गियांग मैट हान के लिए घूमना असुविधाजनक है, इसलिए घर लोगों के बिना नहीं रह सकता। समस्या का समाधान करने के बाद उसे गियांग मैट हान को बताना पड़ा। वह विला में पहुंचा। जियांग मैट हान खिड़की के सामने बैठा। नौकरानी ने सब्जियां तली और उन्हें मेज पर रख दिया, जो थोड़ी देर बाद पहले ही ठंडी हो चुकी थी। महाप्रबंधक मैट हान, वो लैंग हाय मर चुका है। जांच के अनुसार यह एक आत्महत्या थी। निदेशक एनजीओ के पक्ष ने इसे संभालना समाप्त कर दिया है। जिस टीयू वुंग ने उसे जाने दिया था उसे निकाल दिया गया है। गियांग मैट हान निश्चल बैठे रहे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन नामथान को पता था कि उन्होंने सब कुछ सुना है। वह पहले हमेशा मेरे सामने बैठती थी। गियांग मैट हान ने व्हीलचेयर घुमाई और खाने की मेज की ओर देखा। नामथान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और अपना सिर झुका लिया। लेकिन मैंने उसे खो दिया। उसने निराशा में अपना सिर झुकाया। यह मेरा प्रतिशोध है, उसे नुकसान पहुंचाने का प्रतिशोध। अध्याय 1690। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, महाप्रबंधक मैट हान, मुझे अपने साथ खाने दीजिए। नामथाने ने सक्रिय रूप से बात की। गियांग मैट हान ने अपना सिर हिलाया। मैं खाने के मूड में नहीं हूँ। विपरीत व्यक्ति वह नहीं है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा करें, फिर आप उसे ढूंढने जा सकते हैं। हर किसी के पास अभी भी मौका है, नामथान ने सांत्वना दी। गियांग मैट हान ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। पिछली बार उसे अभी भी लगा था कि वह इसे बदल नहीं सकता है, लेकिन इस बार उसने कहा कि उसके पास अभी भी एक मौका है। पहला यथार्थवादी है, दूसरा आरामदायक है। चाहे कुछ भी हो, उसे अवसर अवश्य लेना चाहिए। नौकरानी ने बज रहा फोन उठाया और दौड़कर बोली, मिस्टर गियांग, आपने जो फोन मेज पर रखा है वह बज रहा है। गियांग मैट हान ने इसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और सुनने का बटन दबाया। पंक्ति के दूसरे छोर पर गियांग हू खिएम की आवाज आई, भाई, मुझे लगता है कि आप सही हैं। मुझे अब इस तरह नहीं रहना चाहिए। मैंने विदेश में अध्ययन करने का फैसला किया है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूँ एक कहानी बनाओ। कृपया मुझे कुछ समय दें। जियांग मैट हान ने ठंडे स्वर में गुनगुनाया। नामथान ने फिर से अपना सिर झुकाया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसने अपनी अभिव्यक्ति छुपा ली। थाईलैंड, टोंग नगोन हाय का पैर ठीक हो गया है। निया ने कहा, मेरा पैर ठीक हो गया है, चलो बाहर जाकर खेलते हैं। कुछ दिनों तक यहाँ रहने के बाद टोंग गोन हाय ने मना नहीं किया। उसके मन में भी निया के लिए भावनाएं थी, मुख्यतः क्योंकि वह सुंदर थी और कई लोगों से प्यार करती थी। पिताजी को हमारा मार्गदर्शन करने दीजिए। निया दौड़कर सोंग यून मुतिशा को बुलाना चाहती थी। टोंग नगोन हाय ने उसे पीछे खींच लिया। चलो,
आपके पिता बहुत व्यस्त हैं, उन्हें परेशान न करना ही बेहतर है। लेकिन पिताजी पहले ही मुझसे सहमत हो चुके हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सोंग यून मुतिशा वहां आई। उसने वर्दी नहीं पहनी थी बल्कि सामान्य कपड़े पहने हुए थे। मुझे सबके साथ जाने दो, निया टोंग नगोन हाय पर मुस्कुराई। उसके यहाँ रहते हुए हम खो नहीं जाएंगे। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? टोंग गोन हाय ने जानबूझकर कहा। निया ने तुरंत कहा, नहीं, नहीं। उसने टोंग नगोन हाय के पैर को गले लगाया। मैं बस चाहती हूँ कि पिताजी और बहन मेरे साथ बाहर जाएं, नाराज न हों। टोंग नगोन हाय ने उसके गाल पर चुटकी ली। मैं नाराज नहीं हूँ। पिताजी गाड़ी चलाने जा रहे हैं। गाना यूं मुतिशा सबसे पहले निकला। हमारे लिए रुको। निया ने टोंग नगोन हाय को वहां खींच लिया। पापा, निया, सोंग यूं मुतिशा ने उसे दौड़ने से रोका। ऐसे मत भागो, निया ने पलके झपकाते हुए कहा। मैं अब भी ऐसे ही दौड़ती हूँ। वास्तव में, सोंग यून मुतिशा, नए गवर्नर टोंग नगोन हाय, उसका पैर अभी ठीक हुआ है, उसे दौड़ना नहीं चाहिए। उसने निया को गले लगाया। क्या तुम एक आकर्षक लड़की बन सकती हो? निया ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंसी। सोंग यून ने उसे घूर कर देखा। तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? क्या मेरी मुस्कान सुंदर है? निया ने अपना मुंह ढकना जारी रखा। गीत यूं 8230। उसने आकाश की ओर देखा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह किसका बच्चा है? टोंग नगोन हाय का इस बच्चे ने मजाक उड़ाया था। सोंग यून के नेतृत्व करने के लिए धन्यवाद। टोंग नगोन हाय और पीछे बैठे निया को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस टोंग नगोन हाय, क्या आप कहीं जाना चाहती हैं? सोंग यून ने उसे रियरव्यू मिरर से देखा। टोंग गोन हाय ने सोचा, मैं धूप जलाना चाहता हूँ। अध्याय 1691। थाई लोग बुद्ध को बहुत मानते हैं। ठीक है, सोंग यून ने गाड़ी चलाना जारी रखा। कुछ देर बाद कार रुकी। बस से उतरने के बाद टोंग नगोन हाय ने तुरंत थाईलैंड की बौद्ध संस्कृति को महसूस किया। इस जगह का हर कोना बौद्ध संस्कृति की भावुक सांस से भरा हुआ है। चियांग माई में 270 से अधिक मंदिर हैं। लगभग हर कुछ कदम पर एक शिवालय होगा। प्रत्येक शिवालय की अपनी शैली और भव्यता है, और कुछ पुराने शिवालय अभी भी मरम्मत की प्रक्रिया में हैं। सोंग यून ने निया को गले लगाया और टोंग येन ही को चियांग माई के 3 प्रमुख मंदिरों में से एक, बो टैन तू तक ले गया। इससे पहले कि मैं अंदर जाता, मुझे धूप और दियों की तेज खुशबू आ रही थी। धुएं के बादल मंडराए। यहाँ कई पर्यटकों ने बुद्ध को धूप अर्पित की। टोंग नगोन हाय ने धूप खरीदी। मैं अंदर आ रहा हूँ, तुम दोनों मेरा इंतजार करो। सोंग यून ने सिर हिलाया। उसने मुख्य हॉल में प्रवेश किया। पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वह सुनहरी बुद्ध की मूर्ति थी। सामने की छाती खुली हुई थी, घुटने मोड़े हुए थे, हाथ में बुद्ध मोती थामे हुए था, ऊपर से नीचे सभी को देख रही थी। टोंग गोन हाय ने एक मोमबत्ती जलाई, अगरबत्ती के तकिए पर घुटने टेके, अपने हाथों को क्रॉस आकार में जोड़ा, ईमानदारी से झुके, अपने दिल में प्रार्थना की, मेरे माता पिता को लंबी उम्र का आशीर्वाद दें, और साथ ही उस गर्भावस्था के लिए भी जो एक बार मेरे पेट में थी। बच्चे को इस दुनिया में आने का कभी मौका नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही बच जाएगा और एक अच्छे, शांतिपूर्ण परिवार में पुनर्जन्म लेगा। प्रणाम करने के बाद उसने अगरबत्ती को धूप बत्ती में डाल दिया। वह बाहर गई और देखा कि सोंग यून कुछ खरीद रही है। उसे हरी पत्तियों से ढक रही है और ग्रिल करने के लिए आग पर रख रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह क्या था। आप क्या खरीद रहे हैं? उसने पूछा। निया ने उत्तर दिया, यह एक फल है, यह स्वादिष्ट है, इसे अजमाएं। सोंग यून ने इसे तुम्हें दिया था। टोंग गोन हाय ने इसे प्राप्त किया और कहा,
धन्यवाद। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हम सभी परिवार हैं। निया ने हाथ हिलाया। टोंग गोन हाय ने थोड़ा शर्म महसूस करते हुए अपनी आंखें नीची कर ली। हालांकि वे केवल कुछ दिनों के लिए संपर्क में थे, ऐसा माना जाता था कि वे सोंग यून को जानते थे, लेकिन वे केवल सामान्य दोस्त हो सकते थे, और निया ने हमेशा उसे अस्पष्ट महसूस कराया, जिससे वह असहज महसूस करने लगी। खाना खाते समय बात मत करो। सोंग यून ने उसे गले लगा लिया। निया को उसके कान के पास रहना पसंद नहीं था। पिताजी, एक बार उसका पैर ठीक हो जाए तो वह चली जाएगी। अगर पिताजी ने उसका पीछा नहीं किया तो कोई और मौका नहीं मिलेगा। गीत यूं 8230। किसी भी बकवास की अनुमति नहीं है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। यदि आप थोड़े दिलचस्प होते तो आप अभी भी अकेले नहीं होते। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था, निया ने आह भरते हुए कहा। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी अभिनय के लिए आपकी जरूरत है। आप क्या करना चाहते हैं? सोंग यून को अचानक बुरा महसूस हुआ। अगला सेकंड तुरंत सच हो गया। उसने टोंग नगोन हाय की ओर देखा और मुस्कुराई। जब आप धूप जलाने गए थे तो आपने किस लिए प्रार्थना की थी? टोंग गोन हाय थोड़ा रुका, अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि कैसे उत्तर दूं। निया ने फिर कहा, क्या यह शादी का प्रस्ताव है? टोंग नगोन हाय, गाना यूं मुतिशा, मेरे दिल में भी यही ख्याल था कि ये लड़की तो स्टार बनने वाली है ना। वह अभी थोड़ा ही बूढ़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बहुत सी बातें जानता है। नहीं, टोंग नगोन हाय ने उसके चेहरे पर चुटकी ली। बेबी, तुम्हें एक बच्चे की तरह दिखना है। क्या तुम जानती हो? निया ने दांत पीसते हुए कहा। मेरे पिताजी के बारे में क्या? गाना यूं मुतिशा, उसने निया का मुंह बंद कर दिया। टोंग गोन हाय को पता था कि निया क्या कहना चाहती थी, और वह पूरे दिल से सोंग यून मुतिशा के लिए एक पत्नी ढूंढना चाहता था। बेशक तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी और मेरे पापा की नहीं बनती। मैं तुम्हारी माँ बनने के लायक नहीं हूँ। टोंग गोन हाय ने निया को इस मुद्दे का दोबारा जिक्र करने से साफ इनकार कर दिया। अध्याय 1692। क्यों? निया ने सोंग यून मुतिशा का हाथ धक्का दिया। टोंग गोन हाय ने कुछ नहीं बताया और मोची केक का एक टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। निया ने अपना मुंह ढक लिया। वे सड़कों पर चले। चियांग माई शहर का सार जीवन की धीमी और आरामदायक गति में निहित है। धीरे धीरे सीखना और धीरे धीरे समझना, और चियांग माई लोगों की मुस्कुराहट, यही असली चियांग माई का सार है। मैं यह चाहता हूँ। निया को एक खिलौने की दुकान दिखी और उसने एक छोटा सा खिलौना लेने के लिए हाथ उठाया। सोंग यून मुतिशा को लड़की बहुत पसंद आई और उसने तुरंत उसके लिए इसे खरीद लिया। टोंग नगोन हाय मुस्कुराए, ईमानदारी से महसूस कर रहे थे कि निया सोंग यून मुतिशा से मिलने के लिए बहुत भाग्यशाली थी। वह अविवाहित है और उनमें ऐसा प्रेम है जो वाकई दुर्लभ है। एक कपड़े की दुकान से गुजरते हुए एक बहुत ही शानदार सजावट की दुकान, साइन पर लिखा है कि यह थाई कपड़ों का व्यापार करने में माहिर है। टोंग गोन हाय ने दुकान में प्रवेश किया। उसने एक वस्त्र देखा, हल्का भूरा, इंद्रधनुषी रंग, छूने पर बहुत मुलायम और ठंडा। यह वस्त्र निश्चित रूप से 100% थाई कपड़े से बना है। मेरी दुकान को छोड़कर इस गुणवत्ता का कपड़ा ढूंढना बहुत मुश्किल है। टोंग नगोन हाय ने तुरंत देखा, क्योंकि लैम टू ला को कपड़ों के बारे में बहुत जानकारी थी। वह कुछ चीजें अपनी आंखों और कानों से देख सकती थी। उसने सुना कि थाई कपड़ा अब बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इसे बनाने में लंबा समय लगता है और कीमत अधिक है। यह कपड़ा वास्तव में छूने में बुरा नहीं लगता है। क्या आप इसे आजमा कर देख सकते हैं कि यह अच्छा लग रहा है या नहीं? निया चीख पड़ी। टोंग गोन हाय ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है,
कपड़ा इतना नरम और चिकना है कि इसे पहनना बहुत आरामदायक है। बहुत सुंदर, निया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने दर्पण में देखा, सिर हिलाया और कहा, मुझे भी यह पसंद है। कृपया इसे पूरा करने में मेरी मदद करें। उसने इसे स्टाफ को दे दिया। कर्मचारी शर्ट लेकर चेकआउट काउंटर पर गया और टोंग गोन हाय भी उसके पीछे गया और भुगतान करने के लिए कुछ पैसे निकाले। सर, वह आदमी पहले ही भुगतान कर चुका है। टोंग गोन हाय ने अपना सिर उठाया। सोंग यून मुतिशा ने उसकी ओर देखा। यह तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम निया की देखभाल में मेरी मदद करो। इसे वेतन समझो, गीतयू मुतिशा ने कहा। टोंग गोन हाय को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मैं उसका ज्यादा ख्याल नहीं रखता। मैंने उसे चित्र बनाना सिखाया। टोंग नगोन हाय, ठीक है, धन्यवाद। कुछ नहीं, इस पर डाल दो, निया ने कहा। टोंग गोन हाय ने बॉक्स से शर्ट निकाली और पहन ली। निया ने सोंग यून मुतिशा का हाथ खींचा और कहा, पिताजी, देखो, क्या यह सुंदर नहीं है? सोंग यून मुतिशा की नज़र टोंग नगोन हाय पर पड़ी। उसे अपने माता पिता की सभी खूबियां विरासत में मिली। चेहरे की नाजुक विशेषताएं, गोरी त्वचा, वह अब भी उतनी ही सुंदर और मर्मस्पर्शी थी जितनी पहली बार मिली थी। बात बस इतनी है कि उसके शरीर पर थोड़ी कम रोशनी है, जबकि जब मैं उससे पहली बार मिला था, तब रोशनी बहुत साफ थी। पिताजी, पिताजी, कुछ कहो, निया ने उसकी आस्तीन हिलाई। सोंग यून मुतिशा चौंका और बोला, बहुत सुंदर। अध्याय 1693। निया हंसी। कांच की खिड़की के बाहर फ्याम अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ खरीदारी कर रहा था और उसने देखा कि 3 लोग अंदर बैठे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। हुआ, क्या वह गाना यूं मुतिशा है? उसके बगल वाली महिला कौन है? क्या उसकी कोई महिला मित्र है? या आप किसी विदेशी देश से हैं? फयाम के करीबी दोस्त ने भी इसे देखा। वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ एक रूममेट है। फ्याम ने अपने दोस्त की ओर देखा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि वे दोनों बहुत करीब हैं। सोंग यू मुतिशा को ठंडे स्वभाव के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वह अपनी प्रेमिका के साथ घूम रही है। क्या आपको लगता है कि यह सामान्य है? उसके सबसे अच्छे दोस्त ने आगे कहा, क्या तुम यहाँ रह रहे हो? क्या सोंग यून मुतिशा ने आपको यह बताया? क्या आप भी इस पर विश्वास करते हैं? फ्याम ने भौहें चढ़ाईं। यह क्या है? मेरा मतलब यह है कि वे दोनों सरल नहीं हैं, उसके सबसे अच्छे दोस्त ने कहा। फ्याम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। सोंग यून मुतिशा मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। बोलने के बाद वह अंदर चली गई। 8221। कर्मचारी ने सोंग यून मुतिशा को कार्ड वापस दे दिया। फयाम ने तुरंत उसे छीन लिया। टोंग नगोन हाय के कोट की ओर देखा, फिर सोंग यून मुतिशा की ओर देखा। क्या आपने इसके लिए भुगतान किया? उसकी अचानक घुसपैठ ने सोंग यून मुतिशा को परेशान कर दिया। तुम यहाँ क्यों हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने उसके लिए चीजें क्यों खरीदीं? इस समय फयाम का अजीब और डरावना रूप एक पत्नी की तरह है जो अपने पति को धोखा दे रही है। सोंग यून मुतिशा ने उसके हाथ से कार्ड वापस छीन लिया। अगर मैं किसी के लिए कुछ खरीदूं, तो क्या मुझे अब भी आपकी मंजूरी की जरूरत है? फयम 8230। टोंग नगोन हाय को ऐसा महसूस हुआ कि उसने उसे गलत समझा है और सोंग यून मुतिशा के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, और वह सोंग यून मुतिशा को समझाने में मदद करने के लिए आगे आना चाहता था। वह 8230। मैं और सोंग यून मुतिशा बिल्कुल सामान्य दोस्त हैं। फ्याम ने उसकी ओर देखा। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करो। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, टोंग नगोन हाय ने तुरंत समझाया। भले ही वह तलाकशुदा थी, लेकिन वह एक बार शादीशुदा थी। सोंग यून मुतिशा ने उसे अपने साथ ले लिया और उसकी मदद की,
और वह उसके लिए परेशानी पैदा नहीं कर सकी। फ्याम को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। यह 8230, मुझे बहुत खेद है, मैं। सोंग यून मुतिशा ने निया को उठाया, टोंग नगोन हाय को पीछे खींचा, फयाम की ओर उदासीनता से देखा। मुझे मेरे जीवन में आपका हस्तक्षेप पसंद नहीं है, भविष्य में मेरे घर मत आना। बोलने के बाद उसने उन दोनों को दुकान से बाहर खींच लिया। फ्याम ने पीछा किया, मेरा इरादा ऐसा करने का नहीं था। सोंग यून मुतिशा ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। मुझे आशा है कि तुम्हें वह पालन पोषण मिलना चाहिए जो एक महिला को होना चाहिए। यदि तुम मुझसे इसी तरह चिपकी रहोगी तो मैं तुम्हें पसंद नहीं कर पाऊंगा। फयाम मौके पर हतप्रभ रह गया। सोंग यून मुतिशा का मूड पहले से ही बहुत अच्छा था, लेकिन अंत में फयाम ने इस आउटिंग को बर्बाद कर दिया। निया ने धीरे से आह भरी। टोंग गोन हाय ने लड़की को थपथपाया, तुम अभी भी जवान हो, थोड़ा आह मत करो। पिताजी को ऐसे सड़े हुए आड़ू के फूल की किस्मत इसलिए आकर्षित हुई क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी, निया ने कहा। टोंग नगोन हाय को आश्चर्य हुआ, क्या आप सड़े हुए आड़ू के फूल के भाग्य के बारे में जानते हैं? यह शब्द निया को लम हन नगोन ने सिखाया था। फयाम हमेशा सोंग यून मुतिशा से चिपका रहता था, निया ने लम हन नगोन को बताया। लम हन नगोन ने ऐसा वाक्य कहा। लड़की को तुरंत याद आ गया। फ्याम द्वारा परेशान किए जाने के कारण उनकी दिन भर की यात्रा योजना दोपहर को समाप्त करनी पड़ी। टोंग गोन हाय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने सोंग यून मुतिशा के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। आज वह आप ही थे जो परेशानी लेकर आए और गलतफहमियां पैदा की। यह आपकी वजह से नहीं है। सोंग यून मुतिशा ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। यह पहली बार नहीं था जब फ्याम ने ऐसा किया हो। हर बार जब कोई महिला उसके बगल में दिखाई देती थी तो वह बेहद सावधान रहती थी। मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यून मुतिशा के पास फयाम जैसे किसी व्यक्ति से बचने का कोई रास्ता नहीं है जो चिपक जाता है और जाने देने से इनकार कर देता है। अध्याय 1694। जोंग यानशी ने एक सुझाव दिया, कैसा रहेगा कि आप एक उपयुक्त व्यक्ति ढूंढ लें और शादी कर लें? क्या यह समस्या तुरंत हल नहीं हो जाएगी? क्या आप शादी के बाद खुश हैं? सोंग यून मुतिशा ने आखिरकार पूछा, पिछली बार जब मैं अपने माता पिता से मिलने गया था तो क्या आपने मुझे देखा था और ये भी जानते हैं कि वो शादीशुदा है? लैम हान गोन के माध्यम से जाने। एक बार टोंग ट्रियन बाक और लैम हान गोन उसके बारे में बात कर रहे थे। उसने उसे सुन लिया, लेकिन उसे देखने के बाद उसने फिर कभी इसका उल्लेख नहीं किया। उस वक्त उसे लगा कि उसकी शादी बहुत खुशहाल है, इसीलिए उसने ऐसी मुस्कान दिखाई, लेकिन इस बार जब वे दोबारा मिले तो मुस्कुराहट बदल गई थी। टोंग गोन हाय ने अपनी आंखें नीची कर ली। यह ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, गीत्यू मुतिशा ने कहा। टोंग गोन हाय ने अपना सिर उठाया, क्या यह इतना स्पष्ट है? उसने ध्यान से सोचा। उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसका पता क्यों चला? सोंग यून मुतिशा ने कहा, यह सिर्फ एक एहसास है, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? टोंग गोन हाय ने जानबूझकर विषय को बदल दिया। अपने स्वयं के मामले का उल्लेख नहीं करना चाहती थी। सोंग यून मुतिशा से संबंधित विषय को बदल दिया। सही व्यक्ति से मुलाकात नहीं हो सकी। सोंग यून मुतिशा ने विश्वास जताया, मेरे माता पिता का रिश्ता बहुत सौहार्दपूर्ण है, काश मैं भी उनके जैसा बन पाता। टोंग नगोन हाय ने अपने माता पिता का भी उल्लेख किया, मेरे माता पिता का रिश्ता भी बहुत सामंजस्यपूर्ण है। सोंग यून मुतिशा मुस्कुराया, मुझे पता है। टोंग गोन हाय की आंखों ने दूर से देखा, मैं भी अपने माता पिता की तरह प्यार पाना चाहता हूँ, लेकिन वह असफल रही। अपने आप को पूर्ण चोट पहुंचाना। सोंग यून मुतिशा ने चुपचाप उसकी ओर देखा।
उसकी आंखों में दर्द की झलक देखी। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? टोंग नगोन हाय ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में नहीं। मुझे लगता है कि यह प्यार है। सच्चाई यह है कि केवल एक पक्ष ही तैयार है, वह सिर्फ बदला लेने के लिए निकला है। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? हमने बहुत समय पहले तलाक ले लिया था। टोंग नगोन हाय ने शांत दिखने की कोशिश की और मजाक में कहा, लोगों के लिए मेरी पिछली नजरें अच्छी नहीं थी। सोंग यू मुतिशा का दिल अचानक जल उठा। क्या वह तलाकशुदा है? मिस्टर सोंग यू मुतिशा इस समय टैट ले आया और उसने कहा कि कोई उसे ढूंढने के लिए कॉल कर रहा है। वह खड़ा हो गया। मैं जाकर फोन का जवाब दूंगा। टोंग नगोन हाय मुस्कुराए। आगे बढ़ो। सोंग यू मुतिशा खड़ा हुआ और अंदर चला गया। टोंग गोन हाय ने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। यह स्थान हरे पेड़ों से घिरा हुआ है। कुछ फूल वाले पौधे केवल गर्म जलवायु में पाए जाते हैं, जो कानों और आंखों को बेहद पसंद आते हैं। वह धीरे धीरे पास की नदी के किनारे तक चली गई। नदी पर नावें चल रही थी। पहले ये नावें दोनों किनारों पर बेचने के लिए सब्जियों और फलों से भरी हुई थीं, लेकिन अब यहाँ बेचने वाले भी कम हैं। थाईलैंड की नदियाँ बहुत अधिक हैं। उनके किनारों पर कई घर बने हुए हैं। अनोखा दृश्य। वह अभी भी उस सुरम्य दृश्य में डूबी हुई थी। इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई उसके पीछे चल रहा है और उसे नदी में धकेलने के लिए हाथ उठा रहा है। हालांकि जैसे ही उन दुर्भावनापूर्ण हाथों ने टोंग नगोन हाय को छूने की कोशिश की, उन्हें तुरंत किसी ने पकड़ लिया। फयाम घबराहट की हद तक डर गया। चिंग! टोंग गोन हाय ने शोर सुना और पीछे मुड़े। उन दोनों को देखकर, उनकी मुद्रा देखकर उसे कुछ एहसास हुआ और वह तुरंत सोंग यून मुतिशा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। सोंग यून मुतिशा की आंखें उग्र हो गईं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए आपके पिता से मिलने की जरूरत है। फ्याम ने अपना सिर हिलाया। मत करो। अध्याय 1695। सोंग यून मुतिशा ने उसे जाने दिया। यह ठीक है यदि आप जितना चाहें उतना जिद्दी हैं, लेकिन यदि आप लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो यह एक नैतिक मुद्दा है। यदि आप नहीं चाहते कि मैं आपके पिता से बात करूं, तो जाना बंद करो। ऐसी अनुमति अब मेरी हिम्मत नहीं है। मैं बस थोड़ा मजाक करना चाहता था। फयाम के पास पहले से कोई योजना नहीं थी। उसे बस अचानक नदी के किनारे खड़े टोंग नगोन हाय को देखकर एक बुरा मजाक करने की इच्छा हुई। सोंग यून मुतिशा ने कसकर भौहें चढ़ाईं। क्या यह ठीक है अगर मैं तुम्हें अभी पानी में फेंक दूं? बेशक यह असंभव है, फ्याम ने तुरंत जवाब दिया। मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्यों नहीं? नदी में सांप है। मुझे बहुत डर लग रहा है। फयाम ने संकोची व्यवहार करना शुरू कर दिया और सोंग यून मुतिशा की बाह पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैला दी। चिंग! सोंग यून मुतिशा ने अपना हाथ झटक दिया। आप डर को जानते हैं, तो क्या दूसरे लोग डरते नहीं हैं? फ्याम 8230। उसके बारे में संक्षेप में बात की गई थी और वह नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। तुरंत वापस जाओ। सोंग यून मुतिशा ने प्रभावशाली आवाज का इस्तेमाल किया। मैं कहीं नहीं जा रहा। फयाम ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। यह आप पर निर्भर करता है। बोलने के बाद सोंग यून मुतिशा ने तुरंत टोंग नगोन हाय का हाथ पकड़ लिया और उसे दूर खींच लिया। त्वचा से त्वचा के संपर्क के उस क्षण में टोंग गोन हाय ने स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया की और अपना हाथ हटाना चाहा, लेकिन सोंग यू मुतिशा ने उसे कसकर पकड़ लिया। वह केवल उसके नक्शेकदम पर चल सकती थी। आंगन में लौटकर उसने तुरंत घर के नौकरों को आदेश दिया, अब से फयाम को इस घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बात करते समय उसने बहुत स्वाभाविक रूप से टोंग नगोन हाय का हाथ छोड़ दिया। टोंग गोन हाय ने तुरंत अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए। सोंग यून मुतिशा ने उसकी हरकतें देखीं
और अचानक याद आया कि उसने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया था। एक पल के लिए भी ध्यान न देते हुए उसकी उंगलियां धीरे धीरे भिंच गईं। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ से गर्म तापमान का एहसास स्पष्ट रूप से हो रहा है। क्षमा करें, भाई, मैं समझाने जा रहा था, यह मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं। टोंग गोनहाय उसके साथ बहुत निकट संपर्क रखने के थोड़ा खिलाफ है। आखिरकार पुरुष और महिलाएं अलग अलग हैं। मुझे अभी अभी फोन पर निमंत्रण मिला है। क्या मैं सुश्री एनगोनहाय को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? वो टोंग गोनहाय बस मना करना चाहती थी। उसे लगा कि वह सार्वजनिक रूप से उसके साथ आने के लिए उपयुक्त नहीं है। अपने पिता से वादा करो, वह तुम्हारे घाव भर देंगे और तुम्हें एक महिला के रूप में रखेंगे। इस वक्त निया को नहीं पता था कि वह कहाँ से आई है। सोंग यून मुतिशा ने उसकी ओर देखा, मानो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह निया की टिप्पणियों से प्रभावित हुई। ना कहना आसान नहीं था, क्योंकि अगर उन्होंने ना कहा तो यह अच्छा नहीं होगा। लोगों ने आपकी मदद की, लेकिन आपने उन्हें छोड़ दिया। उसने निया की ओर देखा। इस बच्चे का दिमाग एक वयस्क जितना संवेदनशील है। क्या यह बच्चा है? वह काफी हद तक अपने भाई की तरह दिखती है जब वह बच्चा था, वयस्क भी। आप जल्दी मान जाते हैं। क्या तुम सचमुच इस छोटी सी बात में भी अपने पिता की मदद नहीं करना चाहते? निया ने आगे कहा, जोंग यानशी 8230, ऐसा नहीं है कि मैं सहमत नहीं हूँ। तो फिर आप सहमत हैं? टोंग गोनहाय की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना निया ने खुशी से सोंग यून मुतिशा लिया। पिताजी, पिताजी, वह सहमत हो गई। अध्याय 1696। सोंग यून मुतिशा को पता था कि टोंग नगोनहाय सहमत नहीं होना चाहता था, लेकिन उसने उसे मना करने का मौका नहीं दिया। धन्यवाद, टोंग नगोनहाय। इन बाप बेटे ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ठीक है, उसे सहमत होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वह सोंग यून मुतिशा से सहमत नहीं होना चाहती है। अन्य चीजों के बारे में बात करना आसान है। सार्वजनिक स्थान पर उसके ठीक बगल में खड़ा होना, इससे लोग आसानी से दोनों के बीच के रिश्ते को गलत समझ लेंगे। ओह, बहुत मजा आया। निया खुशी से उछल पड़ी और चिल्लाई, सैली, सैली, जल्दी से 2 बर्तन लाओ। टोंग गोनहाय को लगा कि वह बहुत खुश है। निया, तुम बर्तन किस लिए लेना चाहती हो? निया ने हंसते हुए कहा, आज हमें बाहर जाने में ज्यादा मजा नहीं आया और हम सोंगक्रान उत्सव से चूक गए। यह अफसोस की बात है। कृपया इसे खत्म करने के लिए मेरे साथ आइए। सैली ने 2 छोटे प्लास्टिक के बेसिन उठाए। एक को उसने जमीन पर फेंक दिया, दूसरे को उसने अपने हाथ में पकड़ लिया और स्विमिंग पूल में पानी के बेसिन का आधा हिस्सा खींच लिया। तैयार करो, शुरू करो, रगड़ना। उसकी आवाज के साथ पानी का एक बेसिन टोंग नगोनहाय के शरीर पर डाला गया, जिससे उसके कपड़े तुरंत गीले हो गए। जोंग यानशी 8230, गीत यू मुतिशा 8230, दोनों ने एक साथ सोचा, क्या यह बच्चा असली है? मुझ पर पानी छिड़को, मुझ पर पानी फेंको। निया ने फिर से पानी छिड़कना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सोंग यून मुतिशा को आंख मारकर जल्दी से इसमें शामिल होने के लिए कहा। सोंग यून मुतिशा निश्चल था। निया, क्या तुम्हारी आंखें असहज हैं? निया, एक व्यक्ति किस पर अत्याचार करता है? निया ने दूसरी तरफ देखा। ये पापा इसे नहीं ले जा सकते, ये इसे नहीं ले जा सकते। उसके लिए पत्नी तलाशने के लिए लड़की को बहुत सोचना पड़ा, लेकिन उसने उससे पूछा कि क्या उसकी आंखों में कोई समस्या है। उसने सोंग यून मुतिशा के शरीर पर पानी का एक बेसिन फेंक दिया और अपने दिल में सोचा, उठो। टोंग नगोनहाय और सोंग यून मुतिशा दोनों भीगे हुए थे और नेता को देख रहे थे, जो उस समय खुशी से खड़े थे जब अन्य लोग परेशानी में थे और हंस रहे थे। टोंग नगोनहाय, गाना यू मुतिशा, उसी समय
उन दोनों को लगा कि इस बच्चे की हंसी वास्तव में उसे पीटना चाहती है। फिर बिना अपॉइंटमेंट के वे बर्तन लेने गए और उसे जमीन पर रख दिया। दोनों ने एक ही समय में बर्तन की सतह पर अपने हाथ रखे और एक साथ एक दूसरे को देखने के लिए अपना सिर उठाया। दोनों एक दूसरे के आगे झुकना चाहते थे, इसलिए दोनों ने एक साथ जाने दिया। निया, यह पिता सचमुच टिक नहीं सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कितनी प्रतिभाशाली है, वह इस अनभिज्ञ पिता को नहीं संभाल सकती जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना नहीं जानता। निया और भी जोर से हंसी। देखो तुम दोनों कितने गीले लग रहे हो, हा हा हा। जोंगयानशी 8230। इस बच्चे के पास वास्तव में बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन यह हंसी वास्तव में बेहद तीखी है। यह सिखाया जाना चाहिए। सोंग यून मुतिशा बर्तन को टोंग नगोन हाय में लाया। उसने सोंग यून मुतिशा की ओर देखा, 2 सेकंड के लिए झिझकी, फिर उसे लेने के लिए आगे बढ़ी। मैं तुमसे बदला लूंगी। परिणामों के बारे में बात करने के बाद उसने एक बेसिन में पानी निकाला और उसे निया पर डाला। पलक झपकते ही निया का शरीर भीग गया। निया 8230। तुम दोनों रुको। निया ने पानी उठाया और छिड़का। टोंग गोन हाय भी मात नहीं खाना चाहता था और फिर दोनों ने एक दूसरे पर पानी छिड़का। किनारे पर खड़ा सोंग यून मुतिशा भीगने से खुद को नहीं रोक सका। अध्याय 1697। वह जल्दी से घर में गया और जोड़ने के लिए एक और बर्तन ले आया। हाहा 8230 8230। मानो यह सचमुच सोंगक्रान उत्सव के दौरान हुआ हो। वे तीनों पूरी तरह से भीग गए थे। निया को प्रताड़ित किया गया। अब और नहीं खेलना, और नहीं खेलना, असंभव। टोंग नगोन हाय ने लड़की पर पानी का एक बेसिन डाला। निया 8230। आखिर में लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया कि वह भाग गई। टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखा और जोर से हंसने लगी। इस समय उसके पास अब कोई विचार नहीं था, वह दिल की गहराइयों से मुस्कुरा रही थी। इस प्रकार की हंसी सोंग यून मुतिशा की हंसी के समान है। जब उसने पहली बार उसे देखा था तो वह मोहित हो गया था। निया बहुत होनहार बच्ची है। टोंग गोन हाय बेप्सी से मुस्कुराया। सोंग यून मुतिशा को टोंग नगोन हाय की आवाज ने वास्तविकता में वापस खींच लिया। शी, चतुर बच्चा। इससे पहले कि वह ये शब्द कह पाता, उसे पता चला कि टोंग गोन हाय के गीले कपड़े उसके शरीर को कसकर पकड़ रहे थे। पीछे एक सुंदर शरीर दिख रहा था, उसकी नाजुक त्वचा बाहर झांक रही थी। उजागर कॉलर बोन से क्रिस्टल जैसी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, जो बेहद आकर्षक है। उसके कान गर्म हो गए और उसने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। टोंग गोन हाय को कुछ एहसास हुआ। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपना वर्तमान स्वरूप दिखाया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसके हाथ में मौजूद पानी का बर्तन जमीन पर गिर गया। उसके हाथ उसकी छाती से चिपक गए। इस समय वह शर्मिंदा और अजीब दोनों थी। अभी अभी जब तुमने पानी छिड़का, तब भी क्या तुम ऐसे ही दिखते थे? सोंग यून मुतिशा एक तौलिया लेने के लिए कमरे में गई, मुंह फेर लिया और उसे दे दिया। टोंग गोन हाय ने इसे अपने शरीर के चारों ओर लपेटा, अपनी आंखें नीची की और कहा, धन्यवाद। सोंग यून मुतिशा ने अस्वाभाविक रूप से कहा, जाओ स्नान कर लो। जब दो लोग बात करते हैं तो वे एक दूसरे की ओर नहीं देखते। टोंग गोन हाय ने धीरे से गुनगुनाया, घूमा और कमरे में प्रवेश किया। सोंग यून मुतिशा बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा रहा। टोंग नगोन हाय की पीठ को देखते हुए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। टोंग गोन हाय तेजी से चली, उसे लग रहा था कि जलती हुई आंखें उसे देख रही हैं। लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। 8221। जब टोंग गोन हाय अंदर आया तो उसने निया को लिविंग रूम में खड़ा देखा।
उसे अभी अभी सैली ने स्नान करने और नए कपड़े पहनने के लिए पानी के स्नान में डाला था। लड़की के बाल अभी भी थोड़े गीले थे, जैसे वह उन्हें पोंछने के लिए सिर्फ तौलिए का इस्तेमाल करती हो, सुखाने के लिए नहीं, और वह बड़ी बड़ी आंखों से दरवाजे की ओर देख रही थी। सोंग मुतिशा अंदर चला गया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, उसके शरीर से कसकर लिपटे हुए थे, उसकी मांसपेशियां दिखाई दे रही थी और गायब हो रही थी, जिससे उसकी मर्दानगी झलक रही थी। निया अब पराई नहीं थी, उसने अपने पापा का नंगा रूप देख लिया था। इस समय उसकी रुचि किसी और चीज में और भी अधिक थी। पापा, निया ने उसे रोका, तुम उसके साथ थोड़ा और क्यों नहीं खेलते? उसके लिए अवसर बनाना बहुत कठिन था। गाना मुतिशा, क्या हमें उसे एक साथ पानी छिड़कते हुए खेलने नहीं देना चाहिए? अय्या, उसका पैर ठीक हो गया है, वह यहाँ से जाना चाहती है। अगर तुमने इसका फायदा नहीं उठाया तो तुम अपना मौका खो दोगी। निया बहुत बेसब्र है, वह उसे समझाने लगी। पिताजी, देखो, वह चली गई है। अब से हमारे पास खाने के लिए केवल हम दोनों ही बचे होंगे। कितनी ठंड है। अध्याय 1698। मैं नहीं चाहता कि वह जाए। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे डर है कि खाना खाते समय उसे ठंड लगेगी? गीत मुतिशा ने भौहें चढ़ा दी। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं? बेशक, इतना ही नहीं, वह बहुत खूबसूरत भी है। वह मुझे कहानियां भी सुनाती है, मुझे गले लगाकर सुलाती है, एक माँ की तरह महसूस करती है। अगर पिताजी और वह एक जोड़े बन जाते हैं तो मेरे पास माँ और पिताजी दोनों हैं। निया काफी देर तक बोलती रहीं, लेकिन फिर भी उन्हें बात सही नहीं लगी। निया, क्या यह इसलिए नहीं है कि तुम उसे पसंद करती हो इसलिए तुम उसे रखना चाहती हो? गीत मुतिशा ने पूछा। बेशक मैं उसे पसंद करता हूँ। तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते? निया ने वापस पूछा। सोंग मुतिशा स्थिर खड़ा रहा। क्या तुम्हें वह पसंद है? ऐसा नहीं लगता कि मैं उससे नफरत करता हूँ, मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। क्या इसे पसंद करना कहते हैं? पिताजी, अभी भी मौका है। अगर आप चूक गए तो अगली बार मौका नहीं मिलेगा। निया को बेप्सी की हद तक ले जाया गया। सोंग मुतिशा ने छोटी लड़की पर प्रहार किया। वयस्क मामलों में शामिल होने की बारी बच्चों की नहीं है। निया ने चिल्लाते हुए कहा, यदि आप अपने पिता पर भरोसा करते हैं तो आप जीवन भर अकेले रहेंगे। गाना मुतिशा, यह बच्चा लोमड़ी बनने वाला है। दोपहर के भोजन के बाद सोंग मुतिशा बाहर चला गया। घर में केवल टोंग नगोन हाय और निया बचे थे। निया असहाय है, उसे लग रहा है कि सोंग मुतिशा एक बेवकूफ पिता है। टोंग नगोन हाय जल्द ही यहाँ से चला जाएगा, लेकिन वह अभी भी बाहर भागता है। उसे नहीं पता कि अपनी बेटी टा के दिल को आराम देने के लिए घर पर कैसे रहना है। टोंग गोन हाय सोफे पर लेट गई और हवाई जहाज का टिकट खरीदा। निया तुरंत आगे बढ़ी। दीदी, आप क्या कर रही हैं? टोंग गोन हाय ने टिकट बुक करना समाप्त कर दिया, अपना फोन रख दिया और निया के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। उसे जाना होगा, अब से वह इस चतुर लड़की को दोबारा नहीं देख पाएगी। निया ने अपनी आंखें चौड़ी की और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिता अच्छे हैं? टोंग नगोन हाय ने ईमानदारी से कहा, मेरे पिता बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। निया उसे देखती रही। उसके बाद टोंग गोन हाय ने और कुछ नहीं कहा। निया, तुम्हें मेरे पिताजी पसंद नहीं है? निया ने उम्मीद से पूछा। उसे डर था कि शायद वह सही बात न कहे, इसलिए उसने कहा, उस प्रकार के पुरुष और महिला जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। टोंग नगोन हाय, इस लड़की के दिमाग में क्या है? वह यह भी जानता है कि पुरुषों और महिलाओं से कैसे प्यार करना है। कृपया मुझे बताओ। निया चाहती थी कि वह खुलकर जवाब दे। दरवाजे के बाहर
सोंगयून मुतिशा अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़े हुए थी और अंदर जाने ही वाली थी कि उसने निया को टोंग नगोन हाय पूछते हुए सुना और चलना बंद कर दिया। अचानक वह जानना चाहती थी कि टोंग नगोन हाय उसके बारे में कैसा महसूस करती है। यहाँ बिना हिले खड़े होकर मैं टोंग गोन हाय का उत्तर सुनना चाहता हूँ। टोंग गोन हाय ने निया की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं करता। निया अब शांत नहीं बैठ सकी और पूछा, क्यों? सोंगयून मुतिशा बहुत निराश होकर दरवाजे के बाहर खड़ा था। कोई कारण नहीं। टोंग गोन हाय खड़ी होने वाली थी और निया ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया। मुझे बताओ क्यों? इतनी कम उम्र में लेकिन इतने जिद्दी व्यक्तित्व के साथ, किसी को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। टोंग नगोन हाय ग्यांग मैट हान के साथ हुई घटना से गुजरी और अब उसमें प्यार के लिए ऊर्जा नहीं बची थी। अब उसे छूने या कोशिश करने की हिम्मत नहीं हुई। ग्यांग मैट हान के साथ ब्रेकअप के 1 साल से अधिक समय के बाद उससे बदला लेने की इच्छा के अलावा उसने कभी किसी से प्यार करने के बारे में नहीं सोचा। उसे डर था कि उसके सच्चे प्यार के बाद यह केवल उसका सपना बनकर रह जाएगा। अध्याय 1699। दिल जुड़ते हैं, प्यार मिट जाता है। उसे इसकी आशा थी। भविष्य में उसे अब इस तरह के भ्रम नहीं होंगे। स्थमी दिल प्यार का जिक्र करने की हिम्मत नहीं करता। ये शब्द किसी बच्चे से नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिर भी उसे एक कारण बताना होगा। टोंग गोन हाय ने एक पल के लिए सोचा और कहा, निया, तुम और तुम्हारे पिता संगत नहीं है। यह उपयुक्त क्यों नहीं है? तुम सुंदर हो, मेरे पिता भी सुंदर हैं। वे एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं। यह सिर्फ दिखावा है। टोंग नगोन हाय ने लड़की के सिर पर हाथ फेरा। आप दोनों के एक साथ रहने का आपकी शक्ल सूरत से कोई लेना देना नहीं है। आपके गृहनगर में एक कहावत है, एक प्रेमी की नज़र में आप ताईथी बन जाते हैं। यानी अगर आप किसी को पसंद करते हैं, लोग चाहे कितने भी कुरूप या सुंदर क्यों न हों, मुझे फिर भी लगता है कि वे सुंदर हैं। ताईथी कौन है? निया ने पूछना जारी रखा। टोंग गोन हाय ने धैर्यपूर्वक समझाया, ताईथी प्राचीन काल में एक अत्यंत सुंदर लड़की थी। इतनी सुंदर कि वह हजारों वर्षों तक चली गई, जिससे आधुनिक लोग उसे जानने लगे। मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ। इसका इससे क्या लेना देना है कि वह मेरे लिए कितनी बदसूरत और सुंदर है? निया ने पूछा। टोंग नगोन हाय, क्या थोड़ी देर समझाने के बाद भी सब व्यर्थ है? मुझे पता है तुम खूबसूरत हो। निया ने हंसते हुए कहा, आपको मेरे पापा क्यों पसंद नहीं है? टोंग नगोन हाय, उसने इसके बारे में सोचा और फिर एक साधारण कारण बताया। बोला, निया, तुम और तुम्हारे पापा आपस में मेल नहीं खाते, क्योंकि हमारे अनुभव अलग अलग हैं। तुम्हारे पापा ने कभी किसी को पसंद नहीं किया, लेकिन मैं उन्हें पहले भी पसंद कर चुका हूँ। निया उठ खड़ी हुई। तुम्हारे पास पहले से ही कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? टोंग नगोन हाय का मूल रूप से यह कहने का इरादा था कि उसे यह पहले पसंद आया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। लड़की के इरादों को शांत करने के लिए उसने तुरंत कहा, यह सही है, मेरे दिल में कोई और है। पलक झपकते ही निया फूटे हुए गुब्बारे की तरह हो गई। सोंगयून मुतिशा थोड़ा उदास चेहरे के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा था। मालिक, सैली फल लेकर आई और उसने सोंगयून मुतिशा को दरवाजे के बाहर खड़ा देखा और तुरंत उसका अभिवादन किया। आवाज सुनकर निया और टोंग नगोन हाय ने तुरंत दरवाजे की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सोंगयून मुतिशा तुरंत अंदर आया और उदासीनता से हाँ कहा। पापा, निया ने आवाज लगाई। सोंगयून मुतिशा ने बॉक्स को मेज पर रखा, निया को गले लगाया, उसके गोल चेहरे को चूमा। पिछवाड़े के बगीचे में फल पका हुआ है, सैली तुम्हें इसे तोड़ने के लिए ले जाएगी? निया ने सिर हिलाया। हाँ। सैली अंदर आई और निया को ले गई और निया ने कहा, चलो टोकरी ले आओ।
सॉन्ग यू मुतिशा सामने सोफे पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को टोंग गोन हाय से कुछ कहना था और समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें। एक पल के लिए वे दोनों चुप हो गए। माहौल अचानक शांत हो गया, थोड़ा अजीब। टोंग गोन हाय ने तुरंत चुप्पी तोड़ी और अचानक बात करने के लिए एक विषय ढूंढ लिया। इस बॉक्स में क्या है? औपचारिक पोशाक। उसने नजरें ऊपर उठाईं। सॉन्ग यून मुतिशा ने कहा, तुम्हारे लिए। टोंग नगोन हाय को तुरंत समझ आ गया कि शायद यह एक ऐसी पार्टी थी जिसके लिए सजना संवरना जरूरी था। वो गाना यूं मुतिशा ने गुनगुनाया और बोलना शुरू किया। इसके बारे में सोचते सोचते मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं अपने विचार कैसे व्यक्त करूं। वह टोंग नगोन हाय को सांत्वना देना चाहता था, लेकिन वह सांत्वना के शब्द नहीं कहना चाहता था। टोंग गोन हाय ने उसका मूर्खतापूर्ण रूप देखा और अचानक हंसने लगा। यदि आपके पास कुछ भी है तो सीधे कहें, उसने कहा। 8221 अध्याय 1700। यहाँ कुछ दिनों तक रहकर शायद उसे सोंग यून मुतिशा के बारे में भी कुछ समझ आ गई। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व ठंडा है और वह एक आदर्शवादी है क्योंकि उसके माता पिता का विवाह सुखी था। वह भी ऐसे सुखी विवाह की कामना करता है। यह उस प्रकार का व्यक्ति है जो भले ही कोई भी उससे प्यार नहीं करता, अपना स्वाद कम करने से इनकार कर देता है। ईमानदारी केवल शब्द नहीं, बल्कि वास्तविक कार्य है। बिना वर्दी पहने उनका दिखना लोगों को बेहद सौम्य और विनम्र एहसास कराता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक अच्छा आदमी है। वह इस समय बहुत घबराया हुआ था। उसका न जाने कहाँ से बात शुरू करें। ऐसा भाव बहुत प्यारा लग रहा था। जब मैं पहली बार अंदर आया तो मैंने सुना कि आपने और निया ने क्या कहा। काफी देर बाद सॉन्ग यून मुतिशा ने अपना मुंह खोला। टोंग गोन हाय एक क्षण के लिए शून्य खड़ा रहा, फिर असमंजस में उसकी ओर देखा। तो वह क्या कहना चाहता था? क्या तुम अब भी अपने पूर्व पति से बहुत प्यार करती हो? अभी भी उसे अपने दिल से जाने नहीं दे सकते? गीत यूं मुतिशा ने पूछा। ऐसे प्रश्न जो जांच की तरह अधिक हैं। टोंग गोन हाय कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास यह सवाल क्यों था। यह तान्हा के लिए उसका जवाब होना चाहिए। कोई प्यार नहीं, उसने बहुत दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। तलाक के दौरान कहे गए शब्दों के अनुसार उसका प्यार बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था और जलकर राख हो गया था। मैंने निया से कहा कि मेरे दिल में एक शख्सियत है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह जिद करके मुझे तुम्हारे साथ जोड़े। इन दो शब्दों को सुनकर प्यार मत करो, सॉन्ग यून मुतिशा की भौहें भी तन गईं। जैसे ही उसने वाक्य का दूसरा भाग सुना, वह उत्साह अचानक गायब हो गया। आप और मैं पकड़े गए हैं। संगति तुम्हें बहुत परेशान करती है ना? ऐसा नहीं है, टोंग गोन हाय ने तुरंत समझाया क्योंकि वह जानती थी कि सॉन्ग यू मुतिशा एक अच्छा इंसान था। सॉन्ग यू मुतिशा एक भोला भाला व्यक्ति है। उसने कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया है, जबकि उसकी शादी हो चुकी है और तलाक हो चुका है। दोनों की भावनात्मक पृष्ठभूमि बहुत अलग है। उसने निया से कहा कि वे संगत नहीं है, सिर्फ उसे याद दिलाने के लिए कि वह एक तलाकशुदा महिला थी और सॉन्ग यून मुतिशा के योग्य नहीं थी। इससे उसे लगेगा कि उसने सॉन्ग यून मुतिशा की मासूमियत को नष्ट कर दिया है। उन्हें लगता है कि सॉन्ग यून मुतिशा के लिए सही महिला उनके जैसी प्यार में शुद्ध, दिल में शुद्ध और चरित्र में ईमानदार महिला होनी चाहिए। उसने खुद से पूछा, लेकिन उसके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। इस सुंदरता को धूमिल करने का साहस मत करो। मुझे डर है कि मैं सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसने तलाक लिया और फिर आपके लिए बदनामी फैलाई। यह मैं हूँ। ठीक है, वह मुस्कुराई। सॉन्ग यून मुतिशा मुस्कुराई। उसकी गहरी आंखें रात में सितारों की तरह चमक रही थी। सॉन्ग यू मुतिशा,
तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? टोंग गोन हाय ने अचानक पूछा। सोंग यून मुतिशा ने उसकी ओर देखा और कहा, मासूम, मुस्कुराती और खूबसूरत महिला। टोंग नगोन हाय ने फिर पूछा, क्या उपस्थिति के संबंध में कोई आवश्यकताएं हैं? सोंग यून मुतिशा ने अपना सिर हिलाया। फिर, जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो मैं निश्चित रूप से उसे आपसे मिलवाऊंगा। टोंग गोन हाय ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बहुत गंभीर है। सोंग यून मुतिशा पहले से ही 29 साल की है, कभी किसी रिश्ते में नहीं रही। यह एक ऐसा नुकसान है। कम से कम सबसे अच्छे समय में उसे खूबसूरत यादें छोड़नी होंगी। पीछे मुड़कर देखने के लिए उसके बूढ़े होने तक इंतजार करें। यह प्रियजनों के साथ पुराना है। गाना यूं मुतिशा, मैंने तो यह भी सोचा था कि टोंग गोन हाय के मन में मेरे लिए भावनाएं हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आपको किसी और से मिलवाना है। मुझे यह व्यवस्था पसंद नहीं है, उसने कहा। टोंग यानशी ने मन में सोचा, क्या वह वास्तव में भाग्य और नियति में विश्वास करता है? यह सही है, वे वास्तव में बौद्ध धर्म की पूजा करते हैं। मेरे गृहनगर में एक कहावत है कि यदि प्राकृतिक नियति है, तो एक दूसरे से मिलने की संभावना है। यदि कोई भाग्य नहीं है, तो विपरीत एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, उसने कहा। अध्याय 1701। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो लोग आपके लिए किस्मत में हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न जाएं, फिर भी आपसे नहीं मिलेंगे। और जो लोग एक दूसरे के लिए किस्मत में नहीं हैं, भले ही वे एक दूसरे के सामने खड़े हों, वे आपसे नहीं मिल पाएंगे। आप, तुम्हारे और मेरे बारे में क्या क्या हम गिनते हैं? सोंग यून मुतिशा ने उसकी आंखों में देखा और पूछा। किसी कारणवश मेरे मन में एक वाक्य आया, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जब यह विचार आया तो वह चौंक गई। फिर उसे एहसास हुआ कि वह आत्ममुग्ध और भ्रमित होगी। उसकी अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए हतप्रभ हो गई। फिर वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, इसकी कोई गिनती नहीं है। जैसे ही वह बोली, वह खड़ी हुई और कहा, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। उसकी हरकतें एक क्षणिक पलायन की तरह थी। उम्म, सोंग यून मुतिशा ने जवाब दिया। टोंग नगोन हाय कमरे में चली गई। उसे हमेशा महसूस हुआ कि सोंग यू मुतिशा उसे देख रही है, और उसकी गति तेज हो गई। अपने कमरे में लौटकर और दरवाजा बंद करके उसने अपने गंदे विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए जोर से अपना सिर हिलाया। सोंग यू मुतिशा को कुछ नहीं चाहिए। वह एक तलाकशुदा महिला से कैसे प्यार कर सकती है? उसने अपना चेहरा थपथपाया। यह जरूर एक भ्रम था। वह बिस्तर पर चली गई और लेट गई। शायद वह इन दिनों एक अजीब जगह पर ठीक से आराम नहीं कर रही होगी, जिससे मतिभ्रम हो गया। खैर, वह अब छोटी लड़की नहीं रही और यह सोचना शर्म की बात है। कुछ देर बिस्तर पर लेटे रहने के बाद वह सचमुच सो गई। सोंग यून मुतिशा लिविंग रूम में बैठा हुआ था। टोंग नगोन हाय के बेडरूम की ओर देख रहा था। अभी अभी वह उसकी नजरों से बचती दिख रही थी। क्या वह इस तरह डरी हुई है? पापा, निया हाथ में कुछ मेपल जामुन लेकर दौड़ी। सोंग यून मुतिशा के विचार वापस आए, और वह मुस्कुराया और निया की ओर देखा। पिताजी, इसे आजमाएं, यह स्वादिष्ट है। सैली ने उसे सोंग यून मुतिशा को फल देने से रोका। मैं इसे धोकर वापस लाऊंगी। निया ने अपने हाथ में लिए फल को देखा और देखा कि यह बहुत स्वादिष्ट नहीं था। उसने फल को बांस की टोकरी में रख दिया और कहा, इनको टोकरी में मौजूद चीजों के साथ भ्रमित मत करो। मैं जानता हूँ, ये चीजें बहुत बड़ी हैं, इनसे भ्रम पैदा नहीं होगा, सैली ने कहा। निया मुस्कुराई और सोंग यून मुतिशा की बाहों में रेंग गई। मैंने ये फल विशेष रूप से आपके लिए चुने हैं, पिताजी। इन्हें चखकर देखें कि क्या ये मीठे हैं। सोंग यून मुतिशा ने निया के हाथ खोले और कहा, तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं।
हे, निया ने हंसते हुए कहा, मैं अपने हाथ धोना भूल गई। सोंग यू मुतिशा अपने बच्चे को हाथ धोने के लिए ले गई। टोंग यान्सी ने एक सपना देखा। 8221। उसने सपना देखा कि उसका पूरा शरीर बांध दिया गया था, हिलने डुलने में असमर्थ था और उसे एक बड़ी आग में फेंक दिया गया था। उसने जोर जोर से मदद के लिए पुकारा लेकिन बोल नहीं सकी। वह डरी हुई थी, सहमी हुई थी। अपने हाथ धोने के बाद निया ने सोंग यून मुतिशा से टोंग यान हाय के बारे में पूछा। सोंग यून मुतिशा ने कहा कि वह सो रही थी। मैं जाकर देखूंगा कि क्या होता है। असंभव। सोंग यून मुतिशा ने इनकार कर दिया। उसके जागने का इंतजार करें। मैं बस एक पल के लिए चारों ओर देख रहा हूं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चिंतित हैं तो कृपया मेरे साथ आएं। निया ने सोंग यू मुतिशा को खींचते हुए कहा। वह झिझका। फिर निया बोली, सो रही है, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा कहने के बाद सहमत होना या न होना सोंग यून मुतिशा पर निर्भर है। उसने उसे कमरे में खींच लिया। गीत यू मुतिशा।